ओके, तो बच्चों एक बार सब लोग फटाफट मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि हम सब लोग लाइव हो चुके हैं। आपको मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? जल्दी से एक बार बताइए। क्या बात है, तो आई थिंक हम लोग लाइव हो गए। नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में, है ना। बच्चों आज हम लोग 75 क्वेश्चन का डीजल मैकेनिक सेट करने वाले हैं, क्योंकि आप सब लोगों का कल पेपर है मुझे पता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों की जो तैयारी है बहुत अच्छी हो चुकी होगी। ठीक है, तो पहले एक बार सब लोग फटाफट लाइव आ जाइए और जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए मुझे आपको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो ये हमारा जो है डीजल मैकेनिक का एक सेट है जिसमें मैं आपको 75 क्वेश्चन ऑटोमोबाइल के सॉल्व कराने वाला हूं। बच्चों इसमें डीजल मैकेनिक हो गया, हीट इंजन हो गया, मोटर मैकेनिक व्हीकल हो गया, यानी जितनी भी हमारी ऑटोमोबाइल से संबंधित ट्रेड है उन सभी के मिला के 75 क्वेश्चन। तो सब लोग रेडी हैं? चलो फिर शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। बहुत ज्यादा समय नहीं लेनी, किताब है आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, साइंस का फाउंडेशन बैच ले सकते हैं, पूरा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का फाउंडेशन बैच ले सकते हैं, है ना। और ज्यादा लेट रीड करेंगे। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन, फटाफट पढ़िए जल्दी से और बताइए आज के पहले क्वेश्चन में राइट उत्तर किसके साथ जाना चाहिए। क्या बात है, आंसर दीजिए, है ना। तो बच्चों पहला सवाल लिखा हुआ है अल्टरनेटर को, अल्टरनेटर, ये अल्टरनेटर क्या होता है? एक्चुअली में अल्टरनेटर का मतलब ये होता है कि जो हमें एसी करंट का उत्पादन करे, है ना। अरे मैं पूछूं अल्टरनेटर क्या होता है? जो एसी करंट का उत्पादन करे। तो अल्टरनेटर को इंजन से कैसे जोड़ते हैं? तो ये एक तरह की मोटर होती है, इस बात को याद रखना, ये तरह की क्या होती है? मोटर होती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा मेरे पास ये रहा मोटर है, ये रहा मेरे पास मोटर, और बच्चों मोटर को हमें किससे जोड़ना है? सर मोटर को हमें जोड़ना है इंजन से। ठीक है, तो मोटर और ये रहा इंजन। तो याद रखना जब भी कभी हमें मोटर को इंजन से जोड़ना होता है ना, तो बीच में शाफ्ट लगानी होती है, लेकिन शाफ्ट को भी आपस में एक दूसरे के साथ कैसे जोड़ना होता है? कपलिंग से, है ना, कपलिंग से। तो ये जो बीच में लगाई गई डिवाइस है ना बच्चों, इसी डिवाइस का बताइए नाम क्या होता है? कपलिंग, कपलिंग। ओके, तो याद रखिएगा इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तर जाएगा। कपलिंग की सहायता से अल्टरनेटर को हम इंजन से कैसे जोड़ते हैं? सर कपलिंग की सहायता से जोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, पढ़ो भाई जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट उत्तर किसके साथ जाना चाहिए। थोड़ा सेशन को शेयर भी कर दे सब लोग, है ना। बताइए 75 सीसी की इंजन में 75 सीसी को निम्नलिखित में से किस पैरामीटर में परिभाषित करते हैं या होता है ना। बच्चों आप लोग गाड़ी लेने जाइए तो गाड़ी वाला कहता है भैया ये वाला इंजन ले लो, ये इंजन 75 सीसी का है, 150 सीसी का है, 210 सीसी का, ऐसा बोलता है नहीं बोलता? तो जब हम कहते हैं कि ये हमारा इंजन इतने इतने सीसी का है तो इसका क्या मतलब होता है? तो याद रखना वैसे सीसी का मतलब तो सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, लेकिन जब मैं कहता हूं कि हमारा इंजन इतने सीसी का है तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा स्विफ्ट वैल्यूम है। कौन सा वैल्यूम है? सर स्विफ्ट वैल्यूम है, जिसको आप वीएस के नाम से जानते हैं, वीएस के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग बताइए किस नाम से जानते हैं? स्विफ्ट वैल्यूम। देखो जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास इंजन है और ये रहा मान लीजिए सिलेंडर के अंदर मेरा पिस्टन। मेरे भाई सबसे ऊपर ये लाइन होती है हमारी टीडीसी, जिसको टॉप डेड सेंटर कहते हैं, ये लाइन होती है तुम्हारी बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। और टीडीसी और बीडीसी के बीच की वैल्यूम ये हमारा स्विफ्ट वैल्यूम कहलाता है, और ऊपर वाला जो वैल्यूम होता है बताइए वो कौन सा वैल्यूम कहलाता है? क्लीयरेंस वैल्यूम कहलाता है ना। तो इंजन का ये कौन सा वैल्यूम होता है? सर ये सिर्फ और सिर्फ स्विफ्ट वैल्यूम होता है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही आंसर जाएगा, है ना। लेकिन जब हम कहते हैं सिलेंडर वैल्यूम, तो बच्चों सिलेंडर वैल्यूम का मतलब होता है टोटल वैल्यूम, और टोटल वैल्यूम बताइए क्या हो जाता है? वीएस प्लस वीसी, ये हमारा टोटल वैल्यूम होता है। एक टर्म भी डिफाइंड आता है जिसको बोलते हैं आरसी, कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो होता है टोटल वैल्यूम डिवाइड बाय क्लीयरेंस वैल्यूम। ठीक है, तो एक टर्म आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों इस सवाल का सही आंसर स्विफ्ट वैल्यूम के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, ये लो क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत प्यारा सवाल है, एक बार ध्यान से लगाएंगे क्योंकि है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे लगेगा ध्यान से सुनिए। बोला जा रहा है कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन 200 आरपीएम पे चलता है, 2000 आरपीएम चलता है, उसका इंजेक्शन अवधि 1.5 मिली सेकेंड है। बच्चों 1.5 मिली सेकेंड है, तो बताइए ट्रेन कोड की संरचना की अवधि क्या होनी चाहिए? मतलब आपको
1.5 मिली सेकेंड को एंगल में बताना है। 1.5 मिली सेकेंड को एंगल में बताना है, ध्यान सुनो, है ना। इंजन कितने आरपीएम पे चल रहा है? 2000 आरपीएम पे। क्या मतलब होता है भैया 2000 आरपीएम का? सर 2000 आरपीएम का मतलब होता है कि 1 मिनट में कितने राउंड लड़ेंगे? 2000 राउंड लड़ेंगे। बोलो, ऐसे ही बोला जाएगा ना? हाँ। तो बच्चों हमें तो 1.5 मिली सेकेंड में पूछ रहा है, तो एक काम करते हैं, जल्दी से 8 सेकेंड में निकाल लेते हैं, है ना। सर अगर 8 सेकेंड में निकालेंगे तो हमें यहां 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जैसे ही मैं यहां 60 से डिवाइड करूंगा तो बच्चों 60 से डिवाइड करने पर मुझे 100/3 राउंड समझ में आ रहे हैं। हमने 8 सेकेंड के लिए निकाला तो 100/3 राउंड। ध्यान से सुनिए एक साथ, कैसे निकाला जाता है मेरे दोस्त। अगर मैं आपसे पूछता 3 सेकेंड में बताइए कितने राउंड होंगे, तो भैया 3 सेकेंड में अगर कोई पूछे तो बताइए कितने राउंड हो जाएंगे? 100 राउंड हो जाएंगे, हरा। लेकिन प्रश्न में था 1.5 मिली सेकेंड। 1.5, तो एक काम करते हो, इसको 1.5 बनाने के लिए आधा कर दो, तो 3 का आधा 1.5, तो 1.5 सेकेंड में 100 का आधा 50 राउंड, है ना। सर यार मिली सेकेंड था, मिली मेरे भाई, जैसी मिली सेकेंड बनाओगे 10⁻³ यहां करोगे, है ना। तो मिली सेकेंड बनाने के लिए हमें यहां 10⁻³ करना पड़ेगा, तब पे जाके मिली सेकेंड बनेगा। मेरे दोस्त यहां पर 10⁻³ करोगे तो 50/1000 करना पड़ेगा। 10⁻³ 1000 होता है, इतना राउंड। तो फाइनली आपको रिजल्ट मिला कि 1.5 मिली सेकेंड में 50/1000 इतना राउंड लगेगा, है ना। तो बच्चों 50/1000 को हम लोग क्या नाम से जान सकते हैं? 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, मतलब साफ साफ पता चल रहा है 5/100 8/20 राउंड। तो आंसर हमारा 8/20 राउंड होना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये कि 8/20 राउंड का एंगल में क्या होना चाहिए? तो देखो भैया, सर 8 राउंड का मतलब होता है 360 डिग्री, और जैसे 360 डिग्री को 8/20 राउंड से कन्वर्ट करोगे तो मेरे दोस्त ये आंसर आ जाएगा 18 डिग्री के साथ, है ना। तो ये इस सवाल का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग ये कैलकुलेशन देख लीजिए कैसे की जाती है, और कुछ भी कठिन नहीं है, एकदम आसान कैलकुलेशन है। चलो ये वाला सवाल आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, क्योंकि मेरे भाई इस सवाल में क्या है ना, बहुत सारे पैरामीटर है, जो पैरामीटर आपको याद होने चाहिए कि कौन से पैरामीटर से क्या वैल्यू मापी जाती है। देखो एक तरफ लिखा है ब्रेक पावर, इंजन स्पीड, कैलोरीफिक वैल्यू, एग्जॉस्ट इमिशन, उसके दूसरी ओर डिवाइस, हरा। देखो इंजन की स्पीड तो हम लोग हमेशा टेटोमीटर की मदद से नापते हैं भाई। आरपीएम को कौन बताता है? टेटोमीटर। ओके, ब्रेक पावर बच्चों ध्यान रखना, ब्रेक पावर बीपी डायनोमोमीटर बताता है। ब्रेक पावर वो पावर होती है जो हमें ट्रेन शाफ्ट पे मिलती है, ट्रेन शाफ्ट पे मिलने वाली पावर ब्रेक पावर होती है। और याद रखना ब्रेक पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तो कहना ब्रेक पावर का फॉर्मूला होता है 2πn/60, है ना बच्चों। 2πn/60 ये जो फॉर्मूला है 2πnt/60, सर ये फॉर्मूला हमारे वाट में होता है। किसमें होता है? वाट में, ध्यान रखिएगा। ओके, कैलोरीफिक वैल्यू, सर कैलोरीफिक वैल्यू कैलोरी मान तो बॉम्ब कैलोरी मीटर बताएगा, तो ये हमारा 1 के साथ जाना चाहिए, है। एग्जॉस्ट एमिशन तो कंफर्म ये हमारा 4 के साथ जाएगा, तो इसका जो सही आंसर जाएगा 3 2 1 4, 3 2 1 4। ये देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी उत्तर सही हो जाएगा, 3 2 1 4। कुमार जय, आप अभी कमेंट आपके करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि जो क्लास चल रही है उस क्लास को रोक कर तो मैं दूसरी क्लास नहीं चला सकता ना। आप मेरी बात समझो पहले, ठीक है। नेक्स्ट आइए, चलो बताइए अगला सवाल बताइए क्या है। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया जाए एसआई इंजन की वैल्यूमेट्रिक दक्षता क्या होगी, है ना। इंजन में बहुत सारी दक्षता होती है, और बच्चों याद रखना इंजन में जब हम लोग वैल्यूमेट्रिक दक्षता आयतनिक दक्षता की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है ऊपर आयतन, लेकिन कौन वाला आयतन? सर ऊपर आयतन होता है एक्चुअल कंडीशन में आया गया आयतन, इंजन के अंदर एक्चुअल में कितना आयतन आ रहा है, और डिवाइड बाई नीचे आइडियल आयतन, और आइडियल आयतन को हम लोग स्विफ्ट वैल्यूम भी कहते हैं, है ना। तो इंजन में एक्चुअल कितना आयतन आ रहा है सक्शन के दौरान वो ऊपर रखिए, और बच्चों इधर जो है बोला जा रहा है कि नीचे स्विफ्ट वैल्यूम रखिए। सर यही हमारा कह सकते हो क्या कहलाता है? वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी।
बच्चों इंजन की वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है 70 से 80% के आसपास हमारे ज्यादातर इंजन की वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है 70 से 80%। अब मैं आपको एक सवाल और बताता हूं, आप ये बताओ आपने सुपर चार्जिंग और टर्बो चार्जिंग का नाम सुना है कि नहीं सुना? जल्दी कमेंट करके बताइए, आपने सुपर चार्जिंग और टर्बो चार्जिंग का नाम सुना है ना? तो याद रखना सुपर चार्जिंग और टर्बो चार्जिंग जब हम लोग करते हैं ना अपने इंजन में, तो बच्चों इन दोनों के इफेक्ट की वजह से हमेशा ध्यान रखना आयतनिक दक्षता बढ़ जाती है। यह भी एक सवाल आता है, सर सीवीटी 1 एएलपी एग्जाम के लिए बुक तब कब तक आ जाएगा? फ्रेश वर्ल्ड बहुत जल्दी आएगा दोस्त, है ना? तो इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। लेकिन देखो ये भी एक पॉइंट बनता है जो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6वां, पढ़िए भाई जल्दी से, बताइए क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर क्या है? मल्टी सिलेंडर एसआई इंजन की सांकेतिक शक्ति के निर्धारण की विधि का उपयोग कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल। पहले आप ये समझो कि ये सांकेतिक शक्ति क्या है ना? हिंदी है थोड़ा सा, कई बार निमी पैटर्न में आप देखो हिंदी बड़ी तगड़ी लिखी रहती है। इसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटिंग पावर। क्या नाम से जाना जाता है? इंडिकेटिंग पावर के नाम से जाना जाता है ना? बच्चों हमेशा याद रखना इंडिकेटिंग पावर कहां पर मिलती है, तो कह देना पिस्टन पे मिलने वाली पावर को, पिस्टन पे मिलने वाली पावर को इंडिकेटिंग पावर कहते हैं। मल्टी सिलेंडर इंजन में जो हम इंडिकेटिंग पावर निकालते हैं बच्चों, उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम है मोर्स टेस्ट, है ना? तो मोर्स टेस्ट की मदद से हम लोग इंडिकेटिंग पावर निकालते हैं और यह टेस्ट हमेशा मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए होता है। अब वो मल्टी सिलेंडर इंजन चाहे पेट्रोल में हो चाहे डीजल में हो, कर लेंगे। ओके चलो नेक्स्ट आइए अगला, बताओ स्पार्क प्लग में सेंट्रल इलेक्ट्रोड और ग्राउंड इलेक्ट्रोड के बीच कितना गैप होता है? बताओ सर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का बुक कब आएगा? समीर थोड़ा सा समय लगेगा, है लेकिन आ जाएगा। स्पार्क प्लग का यूज कहां होता है? तो कह देना स्पार्क प्लग का यूज मेरे भाई एसआई इंजन में होता है, एसआई इंजन में, है ना? और एसआई इंजन में स्पार्क प्लग का यूज होता है दोस्त मेरे। और याद रखना एसआई इंजन में जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड ग्राउंड इलेक्ट्रोड के बीच का गैप होता है वो 8 mm होता है। कितना होता है सर? 8 mm होता है। ये याद करने वाला क्वेश्चन है। और स्पार्क प्लग जो है इसका मेन काम क्या होता है स्पार्क प्लग का? तो कहना स्पार्क प्लग का मेन काम होता है कि जब सक्शन कंप्रेशन हो जाए तो कंप्रेशन के अंत में स्पार्किंग आना। सर कंप्रेशन के अंत में स्पार्किंग आना, ये बताइए किसका काम होता है? सर ये स्पार्क प्लग का काम होता है। ठीक है ओके, थोड़ा एक बार सेशन को शेयर भी करते रहो भाई। सब लोग कहां हैं आज? सब लोग मुझे लगता है सब ट्रेवलिंग कर रहे हैं आज, हैं? चलो नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 9वां, निम्नलिखित में से कौन 3 दिए गए मूल आकार के इंजन की ब्रेक थर्मल इफिशियंसी का घटता क्रम है? ब्रेक थर्मल इफिशियंसी बच्चों सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना, इसको आप लोग थर्मल इफिशियंसी या फिर सीधा सीधा कह सकते हो, आप इसको दक्षता भी कह सकते हो। देखो कुछ चीजें आप लोग याद कर लो। जैसे कि मैं आपसे जब पूछूं कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, आप मुझे बताओ इनमें से किसकी दक्षता ज्यादा है? मैंने आपसे पूछा कि 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक, आप मुझे बताओ इनमें से किसकी दक्षता ज्यादा है? ये सब क्वेश्चन याद कर लेना, है ना? तो याद रखना 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक की दक्षता ज्यादा होती है। पेट्रोल और डीजल में ध्यान रखना डीजल इंजन की दक्षता ज्यादा होती है। देखो तो 2 और 4 में 40 ज्यादा, पेट्रोल और डीजल में डीजल की ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ? तो भैया सबसे ज्यादा तो डीजल इंजन की है और वहां 2 और 4 में 40 ज्यादा है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की दक्षता सबसे ज्यादा होगी और पेट्रोल की कम है, 2 स्ट्रोक की कम है, तो 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की दक्षता सबसे कम होगी, है ना? तो सबसे ज्यादा ये वाली दक्षता होगी और सबसे कम ये वाली दक्षता होगी। देख लीजिए मेरे भाई, तो उन्होंने घटता क्रम पूछा है ना, तो सबसे ज्यादा दक्षता हो जाएगी 4 स्ट्रोक सीआई इंजन की। देखो 4 स्ट्रोक सीआई इंजन, क्योंकि डीजल इंजन को सीआई इंजन कहते हैं, है ना? और सबसे कम दक्षता देखिए 2 स्ट्रोक एसआई इंजन, एसआई इंजन को पेट्रोल इंजन कहते हैं। तो बच्चों दक्षता का घटता हुआ क्रम जो है वो ऑप्शन नंबर हमारा बी सवाल का सही उत्तर होगा। ये हमारे इंजन का घटता हुआ क्रम है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए अगला सवाल 10वां नंबर, बताइए बच्चों 10वां नंबर सवाल देखिए क्या, एक 4 स्ट्रोक इंजन में 1 लीटर ईंधन के दहन के लिए आवश्यक हवा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो ये डायरेक्ट याद करने वाला डेटा है बच्चों। याद रखना जितने भी हमारे 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं, अगर उसमें हमें 1 लीटर ईंधन जलाना है,
लगभग 8 लीटर ईंधन जलाना है, तो उसके लिए जो हमें हवा चाहिए होती है वो 15 से 16 मीटर क्यूब चाहिए होती है। अब मीटर क्यूब को ही क्यूबिक मीटर भी कहते हैं। 15 से 16 क्यूबिक मीटर, यह सवाल का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा सर? सी उत्तर हमारा सही होगा, क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट आइए, ये लो कैटालिटिक कन्वर्टर। आपको कैटालिटिक कन्वर्टर याद है, ये क्या होता है बच्चों? याद रखना, कैटालिटिक कन्वर्टर ना हमारे एग्जॉस्ट सिस्टम में लगाया जाता है। देखो होता क्या है कि हमारे पास कुछ गैसें ऐसी होती जो बहुत ज्यादा जहरीली होती, जैसे NOx, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन है। मतलब जब हम लोग पेट्रोल डीजल को जलाते हैं ना मेरे भाई, तो NOx, CO और हाइड्रोकार्बन, सर ये जहरीली गैसें बाहर निकलती है। तो बच्चों इन जहरीली गैसों को अगर हमने बाहर छोड़ दिया तो मेरे भाई ये जहरीली गैसें वायुमंडल को बहुत ज्यादा प्रदूषित करेंगी। तो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है कि NOx को NO में कन्वर्ट, N2 में कन्वर्ट कर देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में कन्वर्ट कर देता है, और हाइड्रोकार्बन को बताइए किसमें कन्वर्ट कर देता है? सर वो पानी में कन्वर्ट कर देता है ना, जिससे कि उन जहरीली गैसों को एक ऐसी गैसों में कन्वर्ट किया जा सके जो हमारे लिए नुकसान नहीं है ना। तो ये हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर काम करता है। तो इसका सही आंसर जाएगा हानिकारक गैसों को उपयोगी गैसों में परिवर्तित करना। ये देखिए ऑप्शन नंबर है, हानिकारक गैसों को उपयोगी गैसों में परिवर्तित करना। बाकी और कोई भी उत्तर इसका सही नहीं है, और कोई भी उत्तर सही नहीं है। हानिकारक जितनी भी गैसें होती है उनको उपयोगी गैसों में कन्वर्ट करना, यही हमारे कैटालिटिक कन्वर्टर का मेन फंक्शन होता है। इस बात को याद रखना, किसको किसमें कन्वर्ट करता है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आइए, बताओ EGR वाल्व का उद्देश्य क्या है? सर EGR वाल्व सुना ही नहीं सुना? देखो पहले मैं आपको EGR का पूरा नाम बता दूं कि EGR का पूरा नाम क्या है। देखो फिर से वही बात है, जब इंजन हमारा चलता है ना तो उसके अंदर से बहुत सारी जहरीली गैसें आती है। तो एक तो हमने लास्ट में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा रखा, हम लोग क्या करते हैं कि बीच में एक वाल्व और लगाते हैं, उसको बोलते हैं EGR वाल्व। EGR वाल्व क्या करता है कि जो हमारी एग्जॉस्ट गैस निकल रही थी ना बच्चों, एग्जॉस्ट गैस का रिसर्कुलेशन कर देता है। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन है ना, मतलब एग्जॉस्ट गैस को दोबारा से हमारे इंजन के अंदर भेज देता है ताकि वो एक सुरक्षित गैस बन के बाहर निकले। बात समझे? इसी को बोलते हैं EGR वाल्व। तो EGR वाल्व का जो मेन फंक्शन होता है वो किसको कम करना होता है? तो कह देना NOx की मात्रा को कम करना होता है। अरे NOx की मात्रा को कम करना होता है EGR वाल्व का पूरा नाम। बोलो भाई, बात सब क्लियर है ना? आगे बढ़ते, नेक्स्ट सवाल बताइए। 13वां नंबर सवाल बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ प्रेशर फीड कूलिंग सिस्टम? प्रेशर फीड कूलिंग सिस्टम का मेन पार्ट इनमें से क्या है? अरे भाई प्रेशर फीड कूलिंग सिस्टम याद करो क्या होता है। उसमें हमारा एक अपर टैंक होता है फिर एक लोअर टैंक होता है, इसके बीच में रेडिएटर लगा होता है। इसके बीच में क्या लगा होता है? रेडिएटर लगा होता है। बच्चों ये हमारा अपर टैंक है। अपर टैंक में कौन सा पानी होता है? गर्म पानी होता है। ये लोअर टैंक है, सर लोअर टैंक में ठंडा पानी होता है। बीच में हमारा क्या लगा होता है? रेडिएटर लगा होता है। फिर इस ठंडे पानी से पानी को निकालकर एक पंप में भेजते हैं। तो ये पंप कहां पानी को भेजता है? सर ये पानी भेजता है हमारे इंजन में, है ना। फिर इंजन के बाद हमारा जो पानी है वो एक वाल्व में जाता है जिसको बोलते हैं थर्मोस्टेट वाल्व, और थर्मोस्टेट वाल्व के बाद दोबारा से हमारा अपर टैंक में जाता है। यही तो है पूरा कूलिंग सिस्टम। तो बच्चों इसमें तेल पंप का कोई यूज ही नहीं है यार, है ना। टर्बोचार्जर भी यूज नहीं। इसका सही आंसर जाएगा वाटर पंप के साथ। तो बच्चों ध्यान रखना है, ये जो प्रेशर फीड कूलिंग सिस्टम है, सर प्रेशर फीड कूलिंग सिस्टम में मेन पंप लगा होता है, क्योंकि कूलिंग करने का काम तेल का नहीं होता, कूलिंग करने का काम हमारे पानी का होता है ना। ये रेडिएटर लगे होते हैं जो अपर टैंक और लोअर टैंक को जोड़ते हैं। बोलो भाई, बात सबको क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए अगला। बच्चों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बड़ा प्यारा सवाल है। इन्होंने बोला है अल्टरनेटर में कौन सा भाग एसी टू डीसी बनाता है? इन्होंने बोला है कि अल्टरनेटर में कौन सा भाग एसी टू डीसी बनाता है, एसी ट्रेन टू डीसी। तो बच्चों एसी टू डीसी बनाना है यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं रेक्टिफायर का काम करना है।
हाँ घोष जी लगभग सेम होता है, पूरा लगभग सेम होता है। वो दोनों में हमें ऑटोमोबाइल ही पढ़ना होता है, कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं होता ना। तो एसी टू वैसे डीसी बनाता है तुम्हारा रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर उत्तर में नहीं है तो आप याद रखना कम्यूटेटर जो होता है ना, कम्यूटेटर भी अच्छा इन्होंने दिया तो है, लेकिन इसका आंसर रेक्टिफायर लगाना मत, क्योंकि इन्होंने बोला है अल्टरनेटर में कौन सा भाग एसी टू डीसी बनाता है। तो अल्टरनेटर में रेक्टिफायर नहीं लगा होता, अल्टरनेटर में लगा होता है कम्यूटेटर। जो कम्यूटेटर होता है ना वो एसी टू डीसी बनाता है। हालांकि डायोड भी एसी टू डीसी बनाता है, लेकिन डायोड अल्टरनेटर में नहीं लगा होता, डायोड अल्टरनेटर में नहीं लगा होता, कम्यूटेटर अल्टरनेटर में लगा होता है जो एसी टू डीसी बनाता है। नेक्स्ट आइए अगला, बताइए अगला सवाल। कंप्रेशन स्ट्रोक को उचित तरीके से कार्य करने के लिए पिस्टन कितने कंप्रेशन लिंक लगे होते हैं ना, मतलब ये बोला जा रहा है कि कंप्रेशन स्ट्रोक सक्शन कंप्रेशन एक साथ चले। तो आप मुझे बताइए जरा पिस्टन में कितने कंप्रेशन लिंक लगे हैं मुझे मेरे दोस्त। जैसे कि मैंने आपके सामने ये पिस्टन बनाया, ऐसे ऐसे हरा ये पिस्टन बनाया बच्चों, ध्यान रखना पिस्टन में 3 रिंग लगाई जाती है, पहली दूसरी और तीसरी। लेकिन वो जो ऊपर वाली 2 रिंग होती है ना, ये 2 रिंग है ना, ये सर इन 2 रिंग को बताइए किस नाम से जाना जाता है। सर इन 2 रिंग को बोला जाता है कंप्रेशन रिंग। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन रिंग बोलते हैं। जबकि नीचे वाली जो रिंग होती है बताइए उसको किस नाम से जाना जाता है? सर उसको बोला जाता है ऑयल रिंग। और कंप्रेसर रिंग मिनिमम 2 लगानी चाहिए। कंप्रेसर रिंग मिनिमम कितनी लगानी चाहिए? 2। और याद रखना ये दोनों रिंग किस मटेरियल की बनाई जाती है? तो कह देना ये बनाई जाती है मेरे दोस्त, ये दोनों बनाई जाती है कास्ट आयरन की। किसकी बनाई जाती है? सर कास्ट आयरन की बनाई जाती है दोनों कंप्रेशन रिंग, है ना। चलो नेक्स्ट आइए अगला, बताइए। ओके बताइए अगला सवाल। बच्चों अगला सवाल है व्हाट कैन हैपन एज रिजल्ट ऑफ रिड्यूस्ड इंजन कंप्रेशन प्रेशर। मतलब बोला जा रहा है कि इंजन के अंदर का कंप्रेशन प्रेशर कम होने का क्या कारण है। देखो होता क्या है कि जब आप नया नया इंजन लेके आइए, नई गाड़ी लेके आइए, बहुत अच्छा पिकअप आता है, बहुत अच्छी तरह से चलता है। लेकिन जैसे जैसे पुरानी हो जाती है ना, तो पुराने होते समय क्या होता है कि अंदर की जो रिंग है और अंदर का जो बोर है वो घिस जाता है। तो अंदर की जो रिंग है बच्चों, अंदर का जो बोर है वो घिस जाता है। तो रिंग और बोर, सिलेंडर का जो बोर है वो घिस जाता है, जिसकी वजह से कंप्रेशन प्रेशर कम हो जाता है ना। कंप्रेशन प्रेशर कम हो जाता है। तो कंप्रेशन प्रेशर कम होने का यही रीजन होता है कि अंदर का बोर घिस जाना, रिंग घिस जाना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए अगला, बताइए बताओ बच्चों। अगला सवाल है फ्यूल की मात्रा और इसके समय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बहुत बढ़िया सवाल। देखो होता क्या है कि डीजल इंजन में सक्शन कंप्रेशन हो जाने के बाद फ्यूल अंदर आता है। तो बोला जा रहा है कि फ्यूल की मात्रा को हम किससे कंट्रोल करते हैं। अरे भैया फ्यूल की मात्रा जो भेजेगा वही तो कंट्रोल करेगा। तो फ्यूल को भेजने का काम करता है फ्यूल इंजेक्शन पंप। अरे फ्यूल इंजेक्शन पर ऑयल पंप ने कह देना, ऑयल पंप जो है वो हमारा लुब्रिकेशन करता है, फ्यूल इंजेक्शन पंप। और फ्यूल इंजेक्शन पंप जो है वो फ्यूल के भेजे जाने वाली मात्रा को कंट्रोल करता है। अरे तो ध्यान रखना फ्यूल भेजे जाने की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है? फ्यूल इंजेक्शन पंप। पता है इसमें एक मैकेनिज्म लगाई जाती है सर, इसमें एक मैकेनिज्म लगाई जाती है जो कंट्रोल करता है। तो बच्चों ध्यान रखना उस मैकेनिज्म का नाम होता है रैट एंड पिनियन। रैट एंड पिनियन मैकेनिज्म लगाई जाती है जो उसको कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी उत्तर जाएगा इस सवाल का। नेक्स्ट आइए बताओ। आमतौर पे वाल्व को हेड या शीर्ष पर किस कोण पे लगाया जाता है? इन्होंने ये बोला है कि जो वाल्व का हेड होता है, शीर्ष होता है, वो आमतौर पे किस एंगल पे लगाया जाता है। तो कभी आप वाल्व को देखिए तो वाल्व जो बनाया जाता है वो कुछ ऐसे बनाया जाता है, ऐसे ऐसे, ये होता है वाल्व। और बच्चों ध्यान रखना इसमें जो हेड का एंगल होता है ना, ये एंगल, सर ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पर होता है? तो अधिकतर ये एंगल वाल्व का एंगल वो 45 डिग्री होता है। कितना होता है? 45 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर जाना चाहिए। और एक चीज और याद रखो, इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व 2 तरह के वाल्व होते हैं। तो इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व में इनलेट वाल्व का साइज बड़ा होता है। किसका बड़ा होता है? इनलेट वाल्व का साइज बड़ा होता है। नेक्स्ट आइए अगला, बताओ बच्चों। अगला सवाल है
द मेन फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट, आप मुझे बताइए लुब्रिकेंट का मेन फंक्शन इनमें से क्या है। पहला देखिए, मेंटेनेंस वेटनेस बिटवीन द टू मूविंग पार्ट। सर पहली बात तो लुब्रिकेंट बोला जा रहा है और पहला आंसर है कि ढीलापन बनाए रखना है, घर्षण को कम करना, पुर्जों की दिखावट को बेहतर बनाना, नहीं इंक्रीज द हार्ट, नहीं नहीं नहीं, देखो लुब्रिकेशन का मेन काम क्या होता है, लुब्रिकेशन का मतलब ये होता है कि जब वो चले तो चलते समय हीट ना उत्पन्न हो, और हीट तभी नहीं उत्पन्न होगी जब उनके बीच घर्षण कम होगा, है ना। तो मेन फंक्शन जो होगा लुब्रिकेशन का दोस्त मेरे, वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि दो मूविंग पार्ट के बीच आने वाला घर्षण कम कर देना, जिससे कि उत्पन्न होने वाली हीट भी कम हो जाए। ठीक है, विश्वजीत वो नोटिस नहीं था दोस्त, है ना, वो ऐसे ही था, मतलब आप उसको एज ए नोटिस मत लो, वो नोटिस बिल्कुल भी नहीं था, है ना। बच्चों अगला सवाल लिखा है, टर्बो चार्जर फिट करने के बाद इंजन को कितनी अधिक शक्ति मिलती है। मतलब अगर आपने टर्बो चार्जर फिट कर दिया तो बताइए इंजन को कितनी अधिक शक्ति मिलती है। पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि टर्बो चार्जर फिट कहां किया जाता है ना, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको यह बता दें टर्बो चार्जर फिट कहां किया जाता है। जैसे देखिए यहां पर मैंने आपके सामने इस तरह से एक इंजन सिलेंडर की स्ट्रक्चर बना के दिखाई, ऐसे मेरे भाई यहां पर मेरा एक इनलेट वाल्व होता है और यहां पर मेरा एक एग्जॉस्ट वाल्व होता है। इनलेट वाल्व से एक मैनीफोल्ड लगाया जाएगा जिसको बोलते हैं इनलेट मैनीफोल्ड, और यहां पर भी एक मैनीफोल्ड लगाया जाएगा जिसको बोलते हैं हम एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड, ऐसे है ना। आपने सुपर चार्जर का नाम सुना होगा, आपने टर्बो चार्जर का नाम सुना होगा। बच्चों यहां पर जब आप लोग एक कंप्रेसर लगा देते हैं, सिर्फ कंप्रेसर, तो उसको बताइए क्या बोलते हैं। सर इसको बोलते हैं सुपर चार्जर। आने वाली हवा का प्रेशर बढ़ा दे, आने वाली हवा का प्रेशर बढ़ा दे, तो बच्चों इसको बोला जाएगा सुपर चार्जर। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपने एग्जॉस्ट गैस के रास्ते में एक टरबाइन लगा दी, है ना, तो टरबाइन लगा देते हैं तो इसको बोलते क्या है सर, टर्बो चार्जर। तो एग्जॉस्ट गैस के रास्ते में भाई देखो यहां से एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलेगी, तो हो ये एग्जॉस्ट गैस क्या करेगी बच्चा, ये हमारी टरबाइन को घुमा देगी, और टरबाइन को घुमा देगी तो हम इसकी पावर को कंप्रेसर में भेज देते हैं। तो सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर आप लोगों को याद होना चाहिए, है ना। अब सवाल यह है कि जब भी कभी हम सुपर चार्जिंग टर्बो चार्जिंग करते हैं तो पहले तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाती है और इंजन की जो पावर है वो भी बढ़ जाती है, ब्रेक पावर बढ़ जाती है, इंजन की ब्रेक पावर बढ़ जाती है। और बच्चों ध्यान रखना ये कितना प्रतिशत बढ़ जाती है इंजन की ब्रेक पावर, तो वो लगभग 20 से 30% बढ़ जाती है। ये डेटा है और इस डेटा को डायरेक्ट याद कर लो कि सुपर चार्जिंग करते समय इंजन की ब्रेक पावर कितनी बढ़ जाती है सर, 20 से 30% बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट आइए, अगला ले लीजिए, पढ़िए बच्चों। अगला सवाल बताइए, वेट टाइप एयर क्लीनर को बताइए किस नाम से जाना जाता है। एयर क्लीनर है ना। मैं आपको पहले बता दूं, कई बार एक क्वेश्चन आता है कि एयर क्लीनर को कितने घंटों बाद साफ करना चाहिए। तो जो एयर क्लीनर होता है वो 500 घंटे, अगर इंजन चलता है तो 500 घंटे बाद ध्यान रखिएगा एयर क्लीनर को साफ करना चाहिए, ध्यान रखना है। लेकिन इस जो वेट टाइप एयर क्लीनर है इसका दूसरा नाम क्या होता है सर। अगर ये वेट इन्होंने कह दिया तो ड्राई, पेपर, क्लॉथ, ये सब नहीं आएगा। वेट मतलब हो गया जिसमें ढीला कर सके, और ढीला करने का सीधा से लॉजिक है ऑयल बाथ एयर क्लीनर। सर ऑयल बाथ एयर क्लीनर को ही हम लोग वेट टाइप एयर क्लीनर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी, है ना। ओके चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट आइए अगला सवाल बताइए, डीजल इंजन का कंप्रेशन स्ट्रोक में कितना प्रेशर होता है। बहुत बढ़िया सवाल है ना बच्चों। पहले आप बात को समझो, पहले यहां सवाल क्या है, देखो सक्शन होता है और सक्शन के बाद कंप्रेशन होता है। सक्शन कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है ना। तो बच्चों याद रखना, डीजल इंजन में जब कंप्रेशन के अंत में बोला जाता है कि बताइए सिलेंडर के अंदर का प्रेशर कितना होता है, तो बच्चों ध्यान रखना डीजल इंजन में कंप्रेशन के अंत में सिलेंडर के अंदर का प्रेशर 35 बार होता है। कितना होता है? 35 बार। लेकिन जब 35 बार को हम पीएसआई में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है तुम्हारा 450 से लेके 600 पीएसआई के बीच, है ना। 450 से 600 पीएसआई के बीच आता है। और आपको पीएसआई का पूरा नाम भी मैं बता दूं सर, पीएसआई का पूरा नाम होता है पाउंड स्क्वायर इंच।
पाउंड स्क्वायर इंच, ध्यान रखना ये पीएसआई का पूरा नाम होता है। देखो डीजल इंजन में 35 बार आता है सक्शन के बाद, मतलब कंप्रेशन के बाद, लेकिन कंप्रेशन के बाद जब पेट्रोल इंजन का प्रेशर पूछा जाता है तो आपको बताना है 10 बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइए, अगला बताइए। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना। सवाल बताइए, तमन जी दोस्त सर एमएमबी का बेसिक टू एडवांस क्लास चाहिए, आप माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, है ना। चलो आज ये हमारी वैसे जो हमारा जीडीसी एग्जाम था ना उसकी ये अंतिम क्लास होगी, है ना। इसके बाद क्योंकि कल बच्चों का पेपर है तो मैंने सोचा और लास्ट वाला सेट था, मैंने सॉल्व करने की कोशिश की, है ना। सवाल देखिए क्या है, वाटर कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट वाल्व कितने पर खुलता है। बच्चों ध्यान रखना, वाटर कूलिंग सिस्टम में जब हमारा पानी इंजन के चारों तरफ घूम घाम के गर्म हो चुका होता है, फिर वो ठंडा होने के लिए जाता है, लेकिन ठंडा होने से पहले उसे एक वाल्व से गुजरना होता है, उस वाल्व का नाम है थर्मोस्टेट वाल्व। जब ये थर्मोस्टेट वाल्व से गुजर जाता है बच्चों तो ये अपर टैंक में जाता है, फिर रेडिएटर के थ्रू ठंडा होता है, लोअर टैंक में जाता है। लेकिन थर्मोस्टेट वाल्व कितने डिग्री पर खुलता है तो कह देना 85 डिग्री पर खुल जाता है ना। तो थर्मोस्टेट वाल्व का जो वर्किंग टेम्परेचर होता है वो 85 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये थर्मोस्टेट वाल्व हमारा खुल जाता है। 100 पर नहीं, 100 पर तो पानी भाप बन जाएगा, 100 तो किसी को बताना ही नहीं है। नेक्स्ट आइए, ले लो बच्चों, इंजन जब भी कभी हम लोग पढ़ते हैं ना तो बहुत सारे ऐसे फुल फॉर्म होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं CRDI का पूरा नाम बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। इसके अलावा आपने DTSI का नाम सुना होगा, है ना। CRDI हो गया, DTSI हो गया, APDV हो गया, ये सब नाम आपने सुने होंगे इंजन के केस में, है ना। MPFI हो गया, SPFI हो गया, अब मेरी बात समझ पा रहे हैं, VVT हो गया, है ना, VVT, फिर VTVT हो गया। ऐसे बहुत सारे फुल नाम पूरे नाम होते हैं जो इट्सर इंजन के केस में बहुत सारे बार पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने एक नाम और पूछा है कि TI-VCT का क्या नाम है। बच्चों TI, जहां कहीं TI लिखा हो ज्यादातर ट्विन होता है, ट्विन, है ना। तो इसका पूरा नाम होता है ट्विन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैम शाफ्ट टाइमिंग, है ना। ट्विन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैम शाफ्ट टाइमिंग, यानी इसमें जो कैम शाफ्ट होती है वो संख्या में 2 होती है। ट्विन का मतलब 2 होता है, तो ट्विन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैम शाफ्ट टाइमिंग, ये तुम्हारे TI-VCT का पूरा नाम होता है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या रहता है, पढ़िए जल्दी से बताइए। अच्छा दीजिए, क्या बात है, थोड़ा एक बार सेशन को और शेयर करो। इफ द रोटेशनल पार्ट ऑफ क्लच हैविंग द मैक्सिमम इनर्शिया, मतलब जो घूमने वाला क्लच घूम देता है ना, क्लच ऐसे, उसके पास इनर्शिया बहुत ज्यादा है। इनर्शिया बहुत ज्यादा का मतलब उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, भार बहुत ज्यादा है। तो अगर क्लच का भार बहुत ज्यादा होगा ना तो इसका मतलब यह है कि क्लच बदलने में हमें तकलीफ होगी। तो आंसर पहला देखिए, क्लच बदलना कठिन हो जाएगा। आप खुद मुझे बताइए, अगर क्लच का भार ज्यादा हो जाएगा तो क्लच बदलने में तकलीफ होगी। इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। गियर बदलना सरल होगा। भाई गियर बदलना कैसे सरल हो सकता है भाई? गियर कैसे बदले जाते हैं? पहले क्लच डिसएंगेज होता है तब गियर बदले जाते हैं, तो सरल कैसे हो जाएगा? गियर क्लैशिंग से बचाओ, ये सब गलत है भैया। सवाल का सही आंसर जाएगा गियर बदलना कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गियर बदलने से पहले हमें क्लच दबाना होता है, और क्लच अगर भारी है तो गियर बदलना कठिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट आइए, बताओ अगला सवाल। बच्चों आगे का सवाल लिखा है, मॉडर्न शॉक एब्जॉर्बर आर सेंसिटिव, है ना। पहले आप ये समझो कि ये शॉक एब्जॉर्बर का मतलब क्या है। तो कहना शॉक एब्जॉर्बर का मतलब होता है सीधा सीधा स्प्रिंग। गाड़ियों में ध्यान रखना, झटका को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सर स्प्रिंग करते हैं। तो जितने भी हमारे आजकल के शॉक एब्जॉर्बर है वो किसके लिए सेंसिटिव है ना। तो बच्चों होता क्या है, स्पीडोमीटर का कॉन्टेक्ट हम लोग इसके शॉक एब्जॉर्बर के साथ कर देते। जैसी गाड़ियों में स्पीड बढ़ जाती है तो तुरंत एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी उसकी बढ़ जाती है, तो वो हमारे वेलोसिटी के प्रति सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि इसका संबंध हमारा स्पीडोमीटर से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला उत्तर होगा, वेलोसिटी। नेक्स्ट आइए, बताओ अगला सवाल, पढ़िए जल्दी से। सर पीसीएम वाले फिल कर सकते हैं टेक्नीशियन? हाँ भाई बिल्कुल फिल कर सकते हैं। पीसीएम के लिए अलग टेक्नीशियन की पोस्ट होती है।
कूलिंग सिस्टम में प्रेशर टेस्ट क्यों किया जाता है? देखो जब भी कभी हम वाटर कूलिंग सिस्टम पढ़ते हैं, होता तो एयर कूलिंग सिस्टम भी है। एयर कूलिंग सिस्टम बड़ा आसान होता है, वाटर कूलिंग सिस्टम में से क्वेश्चन बन जाता है। तो जैसे कि वाटर कूलिंग सिस्टम है, हम लोग उसमें प्रेशर टेस्ट करते हैं। और प्रेशर टेस्ट इसलिए किया जाता है कि ये देखने के लिए कि जो रेडिएटर है जो पानी को ठंडा कर रहा है सर, कहीं उसमें लीकेज तो नहीं आ गया, क्योंकि लीकेज का पता तभी लग सकता है जब आप रेडिएटर की ट्यूब से हाई प्रेशर से पानी गुजारोगे। तो ध्यान रखना, कूलिंग सिस्टम में जो प्रेशर का टेस्ट होता है ना, वो लीक पता करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ जाएगा। रेडिएटर में रिसाव पता करने के लिए हम लोग कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट भैया सवाल देखिए, एक कुशल कूलिंग सिस्टम में दहन कक्ष में उत्पन्न ऊष्मा कितने प्रतिशत हटा दी जाती है? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। देखो मैं आपको पहले एक दो चीजें बता दूं। हमारा इंजन अगर 100% कितना सर 100% ऊष्मा देता है, ध्यान सुनिएगा, हमारा इंजन अगर कितना प्रतिशत ऊष्मा देता है? 100% ऊष्मा देता है। उसमें से 30% ऊष्मा लगभग हमारा कूलेंट ले जाता है। एकदम ध्यान रखना, 30% ऊर्जा कूलेंट ले जाता है, ठीक है। उसके बाद बचा हुआ 30% हमारा एग्जॉस्ट गैस ले जाती है ना। फिर बचा हुआ 5% हमारा घर्षण ले जाता है। और मेरे भाई कितना 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 हो गया? 30 30 60 35 बचा, है ना। तो लगभग 35% जो है फिर हमें पावर मिलती है, ये होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कूलेंट कितना ले जाता है? तो कूलेंट लगभग जो है 30 से 35% का हिस्सा ले जाता है। 30 से 35% का हिस्सा हमारा पूरी तरह से कूलेंट ले जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना, ये डेटा आपको याद होना चाहिए। एग्जॉस्ट कितना ले जाता है, कूलेंट कितना ले जाता है, अप्रॉक्स आइडिया है। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल बताइए उत्तर, पढ़िए भाई, क्या बात है। तो बच्चों अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त ब्रेक फ्लूइड के बारे में आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? इन्होंने बोला है कि इनमें से वो कौन सा गुण है जो ऑटोमोबाइल में जो ब्रेक्स होते हैं उनमें आवश्यक अभिलक्षण नहीं है। पहला देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रेक फ्लूइड शुड बी लो। सर ये गलत कर दिया आपने। अब आप खुद मुझे बताओ, अगर आपने ब्रेक जो यूज कर रहे हो उसमें ऐसा लिक्विड यूज किया जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, मान लीजिए आपने पानी की जगह कोई दूसरा लिक्विड यूज किया जिसके बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जैसे ही मेरे भाई उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा तो वैसे ही वो भाप बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा, तो पूरा का पूरा ब्रेकिंग सिस्टम ही खत्म। समझ पा रहे हैं ना। तो हम लोगों को हमेशा चाहे लुब्रिकेंट हो या ब्रेकिंग सिस्टम में यूज किया जाने वाला फ्यूल हो, वो ऐसा यूज करते हैं जिससे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा से ज्यादा हो। इन्होंने बोला ना बॉइलिंग पॉइंट कम है। सर सवाल यही था कौन सा अभिलक्षण नहीं है, तो बच्चों ये वाला अभिलक्षण कभी जीवन में नहीं हो सकता, है ना। दूसरा है श्यानता कम होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम सही है, ये होना चाहिए। स्नेहन का गुण होना चाहिए, ये भी सही है। संक्षारण प्रतिरोध होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। सर ये सब लक्षण है, लेकिन उसका जो बॉइलिंग पॉइंट लो कह दिया आपने, सर ये कोई लक्षण हो ही नहीं सकता। आप मेरी बात समझ रहे ना। बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई होना चाहिए जिससे कि वो बहुत देर बाद भाप बन पाए, बहुत देर बाद भाप बन पाए। चलो नेक्स्ट आइए, अगला सवाल बताइए, आंसर दीजिए। क्या बात है, थोड़ा एक बार सेशन को शेयर भी करते रहो फटाफट। बोला जा रहा है कि भार स्थानांतरण के कारण अगले और पिछले पहियों के बीच ब्रेकिंग प्रभाव का वितरण किस प्रकार से समायोजित होता है? हरा मतलब कहने का यह है कि जब आप ऐसे ब्रेक लगाते हो कार में तो आपको बताना है कि अगले और पिछले पहियों में कितना % हिस्सा रेजिस्टेंस लोड कर जाता है ना। तो ये डेटा है और इस डेटा का आंसर जो होगा वो ध्यान रखना, जब भी कभी हम ब्रेक लगाते हैं तो 60% लोड का हिस्सा अगले पहिए में जाता है और जबकि 40% का जो हिस्सा है सर वो पिछले पहिए में जाता है। 60% ध्यान रखना अगले पहिए में और 40% पिछले पहिए में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, बताइए अगला सवाल, एयर ब्रेक सिस्टम का उपयोग अधिकतर हम कहां करते हैं? क्या बात है, थोड़ा कमेंट सब लोग करते रहिए। इन्होंने बोला है कि एयर ब्रेक सिस्टम का बताइए उपयोग हम लोग कहां करते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, जब भी कभी हम लोग जीप ट्रक का, पहले देखो कार की बात करते हैं, जीप की बात करते हैं, तो कार जीप इन सब में डिस्क ब्रेक यूज करते हैं, लेकिन एयर ब्रेक सिस्टम का यूज हम लोग कहां करते हैं? ट्रक में।
है ना। तो ट्रक में ध्यान रखिएगा एयर ब्रेक सिस्टम यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सवाल का सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों। बोला जा रहा है कि ब्रेक हॉर्स पावर, देखो वैसे ब्रेक पावर का फॉर्मूला तो ये होता है 2 पाई NT अपॉन 60, है ना। 2 पाई NT अपॉन 60 ये ब्रेक पावर होता है। लेकिन जब ब्रेक पावर का मान आपको हॉर्स पावर में पूछा जाए, यानी BHP पूछा जाए, क्या पूछा जाए? BHP। तो बच्चों BHP निकालने का फॉर्मूला होता है जिसको आप ब्रेक हॉर्स पावर बोलते हैं, 2 पाई NT अपॉन 4500, याद रखिएगा, है ना। तो ब्रेक पावर को अगर आप हॉर्स पावर में निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला यूज करना है आपको 2 पाई NT डिवाइड बाई 4500, ठीक है बच्चों। यहां पर मैं एक और फॉर्मूला बता दूं, कई बार एक क्वेश्चन आता है कि फ्रैक्शन पावर कैसे निकालते हैं। तो हमारे इंजन की जब भी कभी आपको फ्रैक्शन पावर निकालनी हो ना, तो एक फॉर्मूला यूज कर लेना, इंडिकेटिंग पावर माइनस ब्रेक पावर। इंडिकेटिंग पावर माइनस ब्रेक पावर, इसका यूज करके हम फ्रैक्शन पावर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल बताइए, पढ़ो दोस्त और जल्दी बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर किसके साथ जाना चाहिए। पढ़िए, आंसर दीजिए बच्चों। ये सवाल बोला जा रहा है कि आईसी इंजन में क्लीयरेंस वैल्यूम किस प्रकार से परिभाषित होता है। सर देखो क्लीयरेंस वैल्यूम बोला है सबसे पहले होता है TDC, नीचे वाला होता है BDC। तो TDC BDC का आयतन स्विफ्ट वैल्यूम, लेकिन TDC के ऊपर वाला आयतन क्लीयरेंस वैल्यूम। सर इन्होंने क्या बोला है? सर क्लीयरेंस वैल्यूम बोला है। तो पिस्टन के TDC में होने पर पिस्टन के ऊपर सिलेंडर का आयतन, हाँ यही सही है, यही सही है कि जब पिस्टन हमारा TDC पर हो तो उसके ऊपर का जो आयतन होगा वो हमारा कौन सा आयतन होगा? सर क्लीयरेंस वैल्यूम होगा, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर ओवर पिस्टन व्हेन द पिस्टन इन TDC। देखो ठीक है, चलो नेक्स्ट आइए, अगला बताइए बच्चों। नेक्स्ट सवाल आपका देखिए क्या बोला जा रहा है कि सिलेंडर का स्विफ्ट वैल्यूम इन्होंने दिया है, कितना दिया है स्विफ्ट वैल्यूम? 796 सेंटीमीटर क्यूब। और ये कितने सिलेंडर का है? सर इन्होंने नंबर ऑफ सिलेंडर दिए हैं, द स्विफ्ट वैल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इंजन, और सिंगल सिलेंडर इंजन का विस्थापन कितना होना चाहिए। बच्चों यहां पर थोड़ा सा एक मिस्टेक है, आप सही कर लेना। ये जो स्विफ्ट वैल्यूम है ना, ये 3 सिलेंडर इंजन का है, यहां एक मिस्टेक है। तो ये जो स्विफ्ट वैल्यूम है ये इतने सिलेंडर इंजन का है, सर 3 सिलेंडर इंजन का है। द स्विफ्ट वैल्यूम ऑफ अ 3 सिलेंडर इंजन, 3 सिलेंडर इंजन, यानी ये 3 सिलेंडर इंजन का स्विफ्ट वैल्यूम है। और बच्चों सिंगल सिलेंडर इंजन का विस्थापन पूछ रहा है कि बताइए सिंगल सिलेंडर इंजन का क्या है। हरा, तो बच्चों सिंगल सिलेंडर इंजन निकालना है हमें, तो 796 में बताइए किसका डिवाइड करना पड़ेगा? 3 का। बस सिंगल सिलेंडर इंजन निकलाएगा 3 दूनी 6, 1 19, 3 6 18, 1 16, 3 5 15, 265 के आसपास आना चाहिए। ये देखिए हमारा आंसर भी मिल गया, हरा। तो वहां 3 सिलेंडर इंजन कर लेना, और ये छोटी सी मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर ए वाला सवाल का सही उत्तर हो रहा है। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल बताइए, अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने, इंजन वाल्व किसके द्वारा बंद किया जाता है? बताओ। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते। इंजन वाल्व आप जल्दी से बताइए किसके द्वारा बंद किया जाता है। तो इंजन वाल्व को खोलने और बंद करने के लिए हमारे पास क्या होता है? तो क्या ना, इंजन वाल्व को खोलने और बंद करने के लिए हमारे पास पूरा एक मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं वाल्व टाइमिंग मैकेनिज्म। वाल्व टाइमिंग मैकेनिज्म में बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, और फाइनली जो लास्ट में कंपोनेंट लगा होता है वो होता है स्प्रिंग, है ना। स्प्रिंग की वजह से हम लोग कह सकते हो आपके वाल्व को खोलते और बंद करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सवाल का सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, अगला ये लो बच्चों। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि इन्होंने बोला है कि एक इंजन दिखाई दिया, इस इंजन में बताइए एक्स क्या है। ये एक्स के बारे में बोला जा रहा है कि बताइए एक्स क्या है ना। इंजन दिखाई दे रहा है ना, बस सब मैं आपको बता दूं, यहां पर देखो एक छोटा सा गड्ढा टाइप का दिखाई दिया है। हाँ, ये जो इंजन है ना, ये कौन सा इंजन दिखाई दिया है? कहना ये 2 स्ट्रोक इंजन है। बच्चों 2 स्ट्रोक इंजन में यहां एक पोर्ट होता है, यहां क्या होता है? सर ये पोर्ट होता है। और याद रखना ये हमारा कौन सा पोर्ट होता है? तो कह देना ये हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट होता है, जिससे कि जली हुई गैसें बाहर जाती है, एग्जॉस्ट पोर्ट, है ना। यहां पर भी एक पोर्ट है, ये सर ये कौन सा पोर्ट होता है? सर ये होता है ट्रांसफर पोर्ट। ओके, तो 2 स्ट्रोक इंजन है, और मेरे भाई ये हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, एग्जॉस्ट पोर्ट ऑप्शन नंबर बी के साथ है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट आइए अगला बताओ। बच्चों बोला जा रहा है व्हाट इज द मार्क नेम एक्स। इन्होंने बोला है कि चित्र में देखो एक पिस्टन दिखाया गया है, है ना, थोड़ा गौर से देखिए सर, यहां पर एक पिस्टन दिखाया गया है और बच्चों इस पिस्टन में आपको बोला जा रहा है कि बताइए एक्स क्या है। इस पिस्टन में बोला जा रहा है एक्स क्या है ना। तो मेरे भाई इस पिस्टन में जो टॉप का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं क्राउन, पिस्टन क्राउन, है ना। यहां डजन पिन लगाई जाती है और बच्चों ये जो एरिया दिया जाता है बच्चों, यहां पर लगी होती है रिंग्स। क्या लगाई जाती है? रिंग्स, है ना। अब रिंग का बताइए कौन सा उत्तर है, तो कह देना एक ही हमारे पास आंसर है, कॉम्प्रेसर रिंग। तो जो चित्र में एक्स दिखाया गया है ये 101% हमारा कॉम्प्रेसर रिंग होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए अगला बताइए, है ना। ऐसे डायग्राम बेसिस वाले सवाल याद कर लो, समझ लो कैसे रह जाते हैं, डायग्राम बेसिस इंपॉर्टेंट सवाल होते। बोला जा रहा है कि चित्र में एक्स बताइए क्या है। यहां पर देखो डायग्राम दिखाए गए और बोला जा रहा है कि बताइए इसमें एक्स क्या है और एक्स ऐसे कुछ दिखाया जा रहा है। देखो यहां पर ये 6 सिलेंडर इंजन है, ये एक 6 सिलेंडर इंजन है, 6 सिलेंडर है, देख लो 6, है ना। बाकी आप यहां देखो एक लंबा सा चक्का टाइप का लगा है बच्चों। क्रैंक शाफ्ट में ये जो चक्का लगा होता है, इसी चक्के का एक नाम होता है सर, इस चक्के को बोला जाता है फ्लाई व्हील। क्या बोलते हैं इसको सर? फ्लाई व्हील बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। और फ्लाई व्हील लगाया किसमें जाता है ये भी सुन लीजिए सर, ये लगाया जाता है हमारे क्रैंक शाफ्ट में। तो क्रैंक शाफ्ट में लगाया जाता है फ्लाई व्हील, ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है अगला, ये लो बताइए। ये सब नेवी पैटर्न से क्वेश्चन उठाए गए हैं, आप चाहे किताब जाते देखिएगा। बोला जा रहा है कि ये जो चित्र में दिखाया गया है ना, चिन्हित मार्क है, बताइए इस मार्क का नाम क्या है। आपके सामने एक चिन्ह दिखाया गया है, आपको बोला जा रहा है कि बताइए इस चिन्ह का नाम क्या है। ठीक है, तो बच्चों आपको मैं बता दूं, ये जो आपका एक डायग्राम दिखाया गया ना है, देख लो जाए सर, इस डायग्राम को बोलते हैं वाल्व टाइमिंग डायग्राम। वाल्व टाइमिंग डायग्राम जो वाल्व के खुलने और बंद होने को दर्शाता है कि कब टीडीसी पर वाल्व खुलेगा, कब बीडीसी पर वाल्व बंद होगा। तो ये हमारा वाल्व टाइमिंग डायग्राम है। ये कोई पोर्ट नहीं है, ये इनलेट वाल्व नहीं है, ये हमारा एक तरह का वाल्व टाइमिंग डायग्राम है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, है ना। चंदन कुमार फिटर इटा और 10+2 का सबका एप्लीकेशन पे है, आप वहां से जाके कर सकते हैं। सवाल देखिए क्या है कि क्लच किसका हिस्सा होता है, इन्होंने बोला क्लच किसका हिस्सा है ना। तो याद रखना सबसे पहले जो हमारी पावर आती है दोस्त मेरे, वो किससे आती है सर? वो आती है इंजन से, इंजन से। तो इंजन से पावर आएगी बच्चों। इंजन से आने के बाद जो पावर होती है ना, वो हमारी पहले क्लच से आती है ना, क्लच से ऐसे। और बच्चों क्लच, ये हमारा बीच में क्लच है, और क्लच से मिलने के बाद पावर बताइए कहां जाती है, तो कह देना क्लच से बाद पावर गियर बॉक्स में जाती है, गियर बॉक्स में जाती है। ठीक है, तो इंजन, क्लच, गियर बॉक्स ये सब हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा होता है, किसका हिस्सा होता है। और कई बार क्वेश्चन ये आता है कि इंजन और गियर बॉक्स के बीच में क्या लगाया जाता है, कह देना क्लच, है ना। तो ये हमारा किसका हिस्सा है सर? ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला उत्तर होना चाहिए, ट्रांसमिशन हिस्सा। बोलो भाई क्लियर है? चलो अरे नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, ले लीजिए, पढ़िए भाई जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के इंजन में इंजन की गति और अधिक दहन का दबाव होता है ना। बताओ विच टाइप ऑफ इंजन हैज मोर इंजन स्पीड एंड मोर कंबस्शन प्रेशर, है ना। मतलब ज्यादा इंजन स्पीड होनी चाहिए और अधिक कंबस्शन प्रेशर होना चाहिए। बच्चों इसका सही आंसर जाएगा तुम्हारा वी इंजन के साथ, नहीं सॉरी, वी इंजन के साथ नहीं, रेडियल इंजन के साथ। ये जो रेडियल इंजन होते हैं ना सर, ये हमारे सर्किल में लगाए जाते हैं, है ना। रेडियल इंजन किसमें लगाए जाते हैं? सर्किल में। और इस इंजन का प्रयोग कहां करते हैं सर? एरोप्लेन में करते हैं। एरोप्लेन में ध्यान रखना इस इंजन का प्रयोग करते हैं। और बच्चों सबसे ज्यादा दक्षता देने वाला इंजन, मैक्सिमम इफिशियंसी देने वाला इंजन भी हमारा ये रेडियल इंजन होता है। बच्चों ध्यान रखना है जो हमारा रेडियल इंजन है ना, ये मैक्सिमम दक्षता भी देता है, अधिकतम स्पीड भी देता है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए
पीसीएम का अभी एडमिट कार्ड नहीं आया तो परेशान मत होइए, क्योंकि पीसीएम का जो पेपर है वो 22 तारीख को है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट सवाल देखिए, कौन सा इंजन हाथ से कैंटीन को अपनाता है? इनमें से बताइए वो कौन सा इंजन है जो हाथ से, हैंड कैंटीन, हैंड कैंटीन का मतलब समझते हैं, वो इंजन जिसको हम हाथ से स्टार्ट करते हैं, है ना। ओके, तो हाथ से स्टार्ट करने वाले जो इंजन होते हैं वो हमारे स्मॉल इंजन होते हैं, है ना। बच्चों आप लोग कई बार देखो बाइक में भी, बाइक में ऐसे किक मारते हो ना, तो वो भी एक तरह की ट्रेंकिंग ही है। शुरुआत में जो इंजन को स्पीड दी जाती है वो हमारी ट्रेंकिंग चलाती है, तो हाथ से दी जाने वाली ट्रेंकिंग हमेशा स्मॉल इंजन में होती है। ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट आइए। चलो बताओ अगला सवाल। बच्चों अगला सवाल लिखा हुआ है, स्टार्टर को विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए मोटी केबल की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा क्यों, है ना। बच्चों ध्यान रखना है, जितने भी हमारे स्टार्टर इंजन होते हैं, जो सेल्फ स्टार्टर होते हैं, स्टार्टर, तो स्टार्टर में इंजन को स्टार्ट करने के लिए धारा का अधिक मान चाहिए। धारा का कैसा मान चाहिए? अधिक। और धारा का अधिक मान तभी प्राप्त होगा मेरे भाई जब रेजिस्टेंस का मान कम होगा। ओके, और रेजिस्टेंस का मान कैसे कम होगा? आर बराबर फॉर्मूला होगा रो इंटू एल बटे ए। मेरे भाई अगर एरिया बड़ा होगा, एरिया बड़ा तो मतलब मोटी केबल, तो मोटी केबल होगी तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, प्रतिरोध ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाले उत्तर के साथ। तो स्टार्टर को विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए मोटी केबल की आवश्यकता होती है। क्यों भाई? क्योंकि मोटर को अत्यधिक धारा की आवश्यकता होती है, धारा ज्यादा करना है, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। रेजिस्टेंस कम तभी होगा जब मोटा होगा। ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट आइए। बताओ अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, पढ़िए जल्दी से और बताइए सवाल का सही आंसर क्या होना चाहिए, पढ़िए। बच्चों नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, पंप का वह भाग जो रेडिएटर और इंजन के बीच पानी के संचरण का कारण बनता है। पंप का वह भाग जो रेडिएटर और इंजन के बीच पानी के संचरण का कारण बनता है ना। रेडिएटर और इंजन के बीच, तो याद रखना रेडिएटर और इंजन के बीच में पंप लगा होता है, जो कह सकते हो कि हमारे पास संचरण का कारण बनता है। लेकिन उन्होंने बोला ना पंप का कौन सा भाग, तो पंप में ध्यान रखना एक भाग पाया जाता है जिसका नाम है इंपेलर। इंपेलर बच्चों, इंपेलर पंप का घूमने वाला भाग होता है, ये बात याद कर लो। पंप का जो घूमने वाला भाग होता है उसे इंपेलर कहते हैं, और टरबाइन का जो घूमने वाला भाग होता है सर उसको रनर कहते हैं, है ना। तो पंप के घूमने वाला भाग जिसको इंपेलर के नाम से जाना जाता है, और सर यही वो भाग है जो वाटर का सर्कुलेशन कराता है। ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट आइए। बताओ अगला सवाल, बेरिंग और जर्नल के बीच फिल्म की मोटाई किस पर निर्भर करती है? ये सवाल अच्छा है, थोड़ा ध्यान से समझो। बेरिंग और जर्नल के बीच देखो, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये शाफ्ट है, ये हमारा शाफ्ट है ना बच्चों। शाफ्ट जब कोई घूमती है तो यहां पर हमें बेरिंग लगाने की जरूरत पड़ती है, और बेरिंग में इस तरह से ढेर सारा लिक्विड भी भरा होता है जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है ना बच्चों। ये तो हमारी बेरिंग हो गई, ये हमारी क्या हो गई? बेरिंग। लेकिन आप लोग हमेशा इस बात को याद रखना मेरे भाई कि शाफ्ट का वह भाग जो बेरिंग के अंतर्गत होता है, उस भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सर उस भाग को बोला जाता है जर्नल, है ना। बेरिंग और जर्नल के बीच में लिक्विड भरा होता है, और ये जो लिक्विड है, इन्होंने बोला ना इस लिक्विड की जो मोटाई है भाई, इस लिक्विड की कुछ ना कुछ मोटाई होगी। सर ये मोटाई किस पर निर्भर करती है? तो सर ये मोटाई लोड पे भी निर्भर करेगी कि हम कितना लोड दे रहे हैं। स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो मोटाई कम हो जाएगी, है। इसी तरह से स्नेहन का प्रकार, स्नेहन कितना गाढ़ा है कितना पतला है, इस पर भी निर्भर करेगा। पानी होगा तो मोटाई कम होगी है, और अगर ये तेल होगा तो मोटाई ज्यादा होगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? तो स्पीड, लोड और टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट, इन सभी पर निर्भर करेगा इस फिल्म की मोटाई। और याद रखना इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट आइए अगला। बताओ क्या बोला जा रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ डेसिपेशन ऑफ हीट कूलिंग सिस्टम इज, बोला जा रहा है कि गर्मी को बाहर निकालने के आधार पर कूलिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? गर्मी को बाहर निकालने के आधार पर कूलिंग सिस्टम कितने तरह के होते हैं? तो कह देना हीट को बाहर निकालने के आधार पर कूलिंग सिस्टम हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है एयर कूलिंग सिस्टम, जो बताइए कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? कह देना बाइक में, है ना, एरोप्लेन में। तो बाइक में, एरोप्लेन में हम लोग एयर कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं।
दूसरा होता है वाटर कूलिंग सिस्टम, जिसका इस्तेमाल हम कार में करते हैं, ट्रक में करते हैं। तो हीट को बाहर निकालने के आधार पे कूलिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं, एयर कूलिंग सिस्टम और कह सकते हैं कि हमारा वाटर कूलिंग सिस्टम। मैंने यूज भी बता दिया किसका यूज कहां पर होता है। नेक्स्ट आइए अगला, बताओ, ये लीजिए, पढ़िए भाई जल्दी से। क्या बात है, थोड़ा एक बार सेशन को शेयर भी करते रहो फटाफट। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर बोला जा रहा है, जब पानी ऊपर से नीचे बहता है तो बताइए रेडिएटर किस प्रकार का होता है ना। मेरे भाई जैसे इन्होंने बोला पानी ऊपर से नीचे बहता है, तो आप मुझे बताइए रेडिएटर कैसे प्रकार का हो रहा। तो अगर ऊपर से नीचे बह रहा है तो डाउन फ्लो रेडिएटर हो जाएगा। कैसा? डाउन फ्लो। एक होता है क्रॉस फ्लो। क्रॉस फ्लो में क्या होता है ना कि वो ऊपर से नीचे नहीं तिरछा बहता है, तो क्रॉस फ्लो नहीं, ऊपर से नीचे बहने का मतलब ये है कि वो हमारा डाउन फ्लो रेडिएटर होना चाहिए। डाउन फ्लो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए अगला, बताओ। नेक्स्ट आइए अगला, मशीन टूल पर बोला जा रहा है कि मशीन टूल पर मेन ऑपरेशन क्या होता है, मतलब शीतलन का मुख्य कार्य क्या होता है। कूलेंट का मेन काम पूछा जा रहा है। कूलेंट का पहला देखिए, मशीन टूल को गर्म होने से बचाना, मशीन के हिस्सों को ठंडा करना और दो मिलने वाले पार्ट को ढीला करना, मिनिमाइज द फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन को मिनिमाइज करना सर ये काम होता है लुब्रिकेंट का, कूलेंट का नहीं है। ढीला करना कोई लॉजिक ही नहीं है। हाँ, मशीन को ठंडा करना ये एकदम सही है। टू कूलेंट, टू कूल द पार्ट ऑफ मशीन। अब पार्ट ऑफ मशीन लिखिएगा, ठीक है। मशीन टूल को गर्म होने से बचाना ये गलत है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, इन्होंने मशीन टूल बोला है। बच्चों मैं आपको बता दूं, मशीन टूल में हम लोग कूलेंट का इस्तेमाल कहां करते हैं, तो कह देना मशीन टूल में कूलेंट का इस्तेमाल सिर्फ टूल के लिए करते हैं। तो ये वाला आंसर भी गलत हो रहा है यार। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही होगा। मशीन टूल को गर्म होने से बचाना, ऑप्शन नंबर ए है ना। क्यों ऑप्शन नंबर ए डाला? क्योंकि होता क्या है कि जो हमारा मशीन टूल होता है उसमें केवल टूल मोशन करता है भैया, और टूल में ही गर्मी पैदा होती है, और वहीं पर हम कूलेंट यूज करते हैं, मशीन में थोड़ी ना। नेक्स्ट आइए अगला, बताओ। एडवांटेज ऑफ लुब्रिकेंट, आप मुझे बताइए लुब्रिकेंट का इनमें से क्या एडवांटेज है? हरा, भागों की घिसावट को कम करता है, बिल्कुल एकदम सही। गर्मी को अवशोषित करता है, ये भी एकदम सही। चलते हुए भाग को साफ और फ्लश करता है, ये भी एकदम सही। फ्लश का मतलब होता है बहा देना। कई बार वो चिप यहां से वहां बहा के ले जाता है। तो ये सारे के सारे काम हमारे लुब्रिकेंट के हैं। तो ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा? डी वाला आंसर जाएगा। ये सारे के सारे आंसर लुब्रिकेंट के हैं। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट सवाल आइए, बताइए अगला सवाल, आंसर दीजिए, पढ़िए। बोला क्या जा रहा है, ध्यान से देखिए अगला सवाल क्या है। यदि कुल ईंधन ऊर्जा मतलब फ्यूल ऊर्जा, ईंधन जला मान लीजिए 100 यूनिट ऊर्जा दी, तो उपयोगी कार्य के लिए उपयोग की जाने वाली ईंधन ऊर्जा कितनी है? बहुत बढ़िया सवाल। मान लीजिए तुमने पेट्रोल जलाया और पेट्रोल जलाने के बाद 100 किलो जूल की ऊर्जा बनी, तो 100 किलो जूल की ऊर्जा में से कितना उपयोग कर पाओगे? तो बच्चों 100 किलो जूल की ऊर्जा में से बहुत सारी जो ऊर्जा होती है वो बाहर चली जाती है ना। चाहे वो एग्जॉस्ट में 30% चली जाती है, फिर घर्षण में भी थोड़ी बहुत चली जाती है, 25-30% हमारे पास बचती है जो हम उपयोग करते हैं। लेकिन उसके आसपास वाला उत्तर हमारा 20% होगा। तो ये सवाल आया हुआ सवाल है, इसको याद कर लीजिएगा कि अगर ईंधन से 100 यूनिट ऊर्जा मिलती है तो उसका उपयोग किया गया भाग हमारा कितना होता है? मात्र 20% ही उसका होता है, बाकी पूरा का पूरा लॉस में जाता है मेरे भाई। नेक्स्ट आइए अगला सवाल बताइए, बताओ निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच इज करेक्ट, आपको सही बताना है। पहला देखिए, ए मेटल हैविंग लोअर कंडक्टिविटी डेसिपेट मोर अमाउंट, बस गलत हो गया। अरे कम चालकता वाली धातु अधिक गर्मी को नष्ट करता है, गलत हो गया। बच्चों ध्यान रखना, जिसकी चालकता ज्यादा होती है, जैसे कि मैं कह दूं एल्यूमिनियम की चालकता ज्यादा है, तो एल्यूमिनियम ज्यादा से ज्यादा हीट ट्रांसफर करेगा ना, तो जिसकी चालकता ज्यादा होती है वही अपने अंदर से ज्यादा हीट उत्सर्जित कर सकता है। बोलो, अगर लकड़ी है, लकड़ी की चालकता कम है, तो लकड़ी को हीट दीजिए, दूसरे सिरे को छू लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही हीट तुमने लोहे को दी होती या चांदी को दी होती, तो दूसरे सिरे को छू लीजिए, आपको अच्छा खासा गर्मी का एहसास हो जाता है।
तो बच्चों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर होगा, ए मेटल हैविंग हायर कंडक्टिविटी डेसिपेट मोर अमाउंट ऑफ हीट। उच्च चालकता वाली धातु अधिक मात्रा में गर्मी को नष्ट करती है, गर्मी ट्रांसफर करती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल बताइए, इंपॉर्टेंट सवाल ही है, जल्दी बताइए अगले सवाल का उत्तर क्या होना चाहिए। जनरल रेशियो ऑफ सॉल्युबल ऑयल एंड वाटर इन कूलेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई, जब भी कभी मैं आपसे कहता हूं कूलेंट, तो कूलेंट जो है दो चीजों से मिलकर बना होता है। इनमें से एक क्या होता है सर, इनमें से एक होता है ऑयल और दूसरा बताइए क्या होता है, वाटर, है ना। तो ऑयल और वाटर इन दोनों से मिलकर ध्यान रखना क्या बना होता है सर, कूलेंट बना होता है, ठीक है। लेकिन इनके जनरल रेशियो क्या होता है, तो कह देना ऑयल ये 1 रेशियो में होता है, ऑयल थोड़ा कम डालते हैं, ध्यान रखना ऑयल की मात्रा क्या होती है सर, कम होती है, जबकि पानी की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इन्होंने जो पूछा हुआ था वो देखो, पहले तेल बोला था बाद में पानी, पहले तेल बाद में पानी। तो पहले तेल बोला है तो तेल कम है पानी ज्यादा है ना, और ये रेशियो लगभग 1:20 होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, बताओ पत्तीदार स्प्रिंग में सबसे लंबी पत्ती को किस रूप में जाना जाता है। पत्तीदार स्प्रिंग में सबसे लंबी पत्ती को किस रूप में जाना जाता है। देखो पत्तीदार स्प्रिंग आपने देखी ना, ऐसी होती है कुछ ऐसे, है ना। इसमें जो सबसे लंबी पत्ती होती है ये ऊपर लगाई जाती है, हरा ऐसे, हरा। ये ट्रक के पीछे आप लोग देख सकते हो मेरे भाई। बच्चों दारकना सबसे ऊपर वाली जो पत्ती होती है सर, इसको एक नाम से जाना जाता है सर, इसको बोलते हैं मास्टर लीफ, मास्टर लीफ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आंसर बताइए किसके साथ जाएगा, लीफ का मतलब पत्ती होती है, लेकिन इसको बोलते क्या है सर, इसको बोलते हैं मास्टर लीफ। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सी सी। नेक्स्ट आइए, बताओ एक ड्राइंग पर सतह खुरदरापन को कैसे दर्शाते हैं, है ना। मतलब बोला जा रहा है कि ड्राइंग पर हम लोग जो सरफेस रफनेस है उसको कैसे दर्शाते हैं। याद रखना, जब भी कभी हम लोग सरफेस रफनेस वाला चैप्टर पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें जो हमारा खुरदरापन होता है वो कैसे दर्शाते हैं, उल्टे त्रिभुज द्वारा। एक उल्टा त्रिभुज भी हो सकता है, 2 उल्टे त्रिभुज भी हो सकते हैं, 3 उल्टे त्रिभुज भी हो सकते हैं। तो बच्चों ये सब क्या है, तो ये सब का ध्यान रखना सरफेस रफनेस को शो करते हैं। तो किसी भी ड्राइंग में अगर हमें सरफेस रफनेस को शो करना है तो ध्यान रखना हमें उल्टे त्रिभुज द्वारा सरफेस रफनेस को शो किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला उत्तर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आइए, अगला सवाल बताइए। बच्चों नेक्स्ट सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सबसे कम सतह खुरदरापन है ना। इनमें से बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द लीस्ट सरफेस रफनेस। अब देखो सबसे कम सतह का खुरदरापन, है ना, अगर सतह का खुरदरापन सबसे कम है तो इसका सीधा सा मतलब है मोर सरफेस फिनिश। इसका सीधा सा मतलब है मोर सरफेस फिनिश, सबसे ज्यादा सरफेस फिनिश होनी चाहिए। तो बताइए इनमें से वो कौन सा प्रोसेस हो सकता है जिसमें सबसे ज्यादा सरफेस फिनिश हो सकती है। तो बच्चों लैपिन इसका आंसर जाएगा। आपको मैं बता दूं, लैपिन हो गया, होनिन हो गया और ग्राइंडिन हो गया। लैपिन, होनिन, ग्राइंडिन, याद रखिएगा ये तीनों के तीनों प्रोसेस हमारे सुपर फिनिशिंग प्रोसेस होते हैं। कैसे प्रोसेस होते हैं सर, ये तीनों के तीनों हमारे सुपर फिनिशिंग प्रोसेस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी उत्तर जाएगा और इन्हीं में ही सरफेस फिनिश बहुत बढ़िया मिलती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, बताओ अगला सवाल, इसको आपको याद होना चाहिए। प्रश्न देखिए क्या है, द लीड ऑफ M8 into 1 बोल्ट, इसकी लीड बतानी है। मेरे भाई जब हम कहते हैं कि ये लिखा हुआ है आपके सामने एक बोल्ट का साइज है, क्या है बोल्ट का साइज, M8 और इंटू 1, है ना। ये जो 8 लिखा हुआ है ना, ये बोल्ट का डायमीटर होता है। और बच्चों याद रखना ये 1 जो है ये पिच होती है। तो पिच बताइए कितनी हो जाएगी सर, पिच हो जाएगी 1 mm, है ना। इन्होंने पूछा क्या है सर, इन्होंने ये पूछा है कि हमारे बोल्ट की लीड कितनी होनी चाहिए। मेरे भाई जब हम बोल्ट की लीड निकालते हैं ना, और वो देखो कितना स्टार्ट है, 3 स्टार्ट है, 3 स्टार्ट। तो बच्चों 3 स्टार्ट में लीड जो है वो 3 टाइम्स हो जाती है पिच के, ध्यान रखिएगा। अगर ये 3 स्टार्ट है तो 3 स्टार्ट में लीड जो होती है तो वो पिच के 3 टाइम्स हो जाती है। तो मेरे भाई पिच का मान 1 mm है, और जैसे ही आप 1 mm रख दोगे तो यहां पर देखिए लीड का मान कितना आ जाएगा, 3 mm हो जाएगा। इस सवाल का सही उत्तर
ऑप्शन नंबर सी 3 mm। चलो नेक्स्ट आइए, बताओ बच्चा, ये टेलीग्राम चैनल में मैं डलवा दूंगा, वहां से मिल जाएगी आपको, पाठशाला रेलवे एग्जाम, टेलीग्राम चैनल को सर्च कर लेना। बच्चों अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट नर्लिन। नर्लिन के बारे में बताइए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं। नर्लिन आपको पता है ना, नर्लिन पकड़ मजबूत करती है। दो तरह की नर्लिन होती है, एक होती है स्ट्रेट नर्लिन और दूसरी डायमंड नर्लिन। तो नर्लिन का मेन काम क्या होता है, पकड़ मजबूत करना। एक स्ट्रेट होती है, दूसरी डायमंड, है ना। तो पहला देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। इन्होंने बोला था नर्लिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। नर्लिन ऑपरेशन इज टू बी हाई स्पीड, नर्लिन ऑपरेशन इज अ फॉर्मिन, बिल्कुल एकदम सही, ये तो सही है। नर्लिन ऑपरेशन फॉर्मिन होता है, इसमें कोई मटेरियल बाहर नहीं आता। नर्लिन एक वर्ड पीस पे ड्रिप, अच्छा ड्रिपिंग, बिल्कुल पकड़ को मजबूत करने के लिए नर्लिन करते, अच्छा दिखने के लिए करते। डायमंड नर्लिन इज अ वन टाइप ऑफ नर्लिन पैटर्न, एकदम सही। डायमंड नर्लिन जो है नर्लिन का एक प्रकार है, ये भी एकदम सही है। तो बच्चों इसका गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बोला जा रहा है, नर्लिन उच्च वेग में किया जाता है मेरे भाई, ये तुम्हारा स्टेटमेंट गलत है। नर्लिन हाई स्पीड में नहीं करते सर, नर्लिन हमेशा लो स्पीड में करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए, बताओ। हाँ, अब मैं यहां पर आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा, उसको आप अच्छे से याद करेंगे, है ना। रफनेस का है बच्चों, सरफेस रफनेस के बारे में दो चार चीजें सुन लीजिए। देखो जो मैं बता रहा हूं, सरफेस रफनेस को हम लोग N12, N11, N10, N9, N8, N7, N6, N5, N4, N3, N2, N1 याद रखिएगा मेरे दोस्त। सरफेस रफनेस को है हम लोग इन अक्षरों से डिनोट करते हैं। बच्चों कई बार इनके मान पूछ लेता है, तो मैं मान आपको याद करा देता हूं। पहली बात तो याद रखना, सरफेस रफनेस के लिए हम n वर्ड यूज करते हैं। 12, 11, 10 उल्टा लिखते चले जाइए 1 तक। बच्चों इनके मान कैसे याद करने हैं, ध्यान रखना। N12 का जो मान होता है वो 50 माइक्रोमीटर होता है। 50 माइक्रोमीटर, 50 माइक्रोमीटर ये N12 का मान होता है। अब ये माइक्रोमीटर भी क्या है, देखो जैसे कि मेरे सामने मेरा मोबाइल है, मोबाइल को आप देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपको स्मूथ नजर आएगा, लेकिन एक्चुअल में मोबाइल में इस तरह से रफनेस होती है। तो बच्चों इसी रफनेस की ऊंचाई को हम लोग किससे शो करते हैं, तो कहना इसी रफनेस की जो ऊंचाई होती है मेरे भाई, इस ऊंचाई को सर, इस ऊंचाई को शो करते हैं आरए से, है ना। बच्चों इस आरए का ही मान क्या होता है, इसी आरए को हम रफनेस कहते हैं, है ना। और यही रफनेस का मान 50 माइक्रोमीटर है। तो N12 50 है, बस एक याद कर लो कि N12 का मान 50 होता है। तो N11 जस्ट इसका आधा यानी 25, N10 इसका जस्ट आधा 12.5, N9 इसका जस्ट आधा 6.25, लेकिन 6.25 नहीं लिखना, 6.3 लिखना है, आधे से थोड़ा सा ज्यादा। N8 इसका आधा 3.125 ऐसे, लेकिन यहां 3.2 लिखना है, लगभग आधा है। N7 3.2 का आधा 1.6, N6 सर N6 हो जाएगा 0.8, N5 0.4 आधा कर रहे हैं, N4 0.2, N3 0.1, N2 0.05, है ना, N1 0.025। आप देखो हमने सारे वैल्यू लिख लिए, ऐसे याद कर लो। इन्होंने क्या बोला 0.2 से, अच्छा इनको ट्रायंगल, अच्छा रिप्रेजेंटेशन पूछा है। चलो भैया एक और काम करना पड़ेगा आपको, सुनिए बच्चों याद रखना, ये जो N12 है ना, ये सबसे ज्यादा माइक्रोमीटर आया 50 माइक्रोमीटर, इसीलिए ये सबसे ज्यादा रफनेस देगा। इसको हम ऐसे शो करते हैं, है ना, जैसे साइन वाला कर्व होता है, इसको ऐसे शो करते हैं। N11, N10 को हम लोग उल्टे त्रिभुज में एक त्रिभुज के द्वारा शो करते हैं, सिर्फ एक त्रिभुज के द्वारा। फिर ऊपर वाला सिर्फ N12 को आप कर्व बना दो, N11, N10 को आप ऐसे बना दो एक त्रिभुज, लेकिन N9, N7, है ना, मतलब ये 3-3 के उठा लो। आप कितना उठा लो, 3-3 के, ऐसे 3-3 के। तो बच्चों यहां से 3-3 के उठा लो, तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 2 त्रिभुज से शो किया जाएगा, ये हमारा 3 त्रिभुज से शो किया जाएगा, और ये हमारा 4 त्रिभुज से। ये सरफेस रफनेस को शो करने के तरीके होते हैं। अब इन्होंने क्या बोला था, खुदरापन 0.2 से 0.8, तो 0.2 ये रहा, 0.8 ये रहा,
तो मेरे भाई पॉइंट 2 से पॉइंट 8 बताइए किसके द्वारा, तीन त्रिभुज द्वारा शो किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सवाल का सही उत्तर होगा, तीन त्रिभुज। ठीक है, तो ये सरफेस रफनेस का एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए अगला सवाल। हाँ, प्रतीक भी, प्रतीक याद करना है, कुछ प्रतीक और होते हैं सरफेस रफनेस के। जैसे कि बोला जा रहा है दिया गया प्रतीक बताइए क्या बताता है। सरफेस रफनेस में ये जो प्रतीक होता है वी बना दिया जाता है और बीच में हमारा सर्किल होता है। तो बच्चों इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी सरफेस जिसमें मशीनन नहीं करना, जिसमें मटेरियल नहीं हटाना, है ना। मतलब इसमें इस प्रोडक्ट का मतलब, इस डायग्राम का मतलब होता है कि ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना है जिसमें मेटल रिमूवल नहीं होना चाहिए, मेटल रिमूव नहीं होना चाहिए। तो बच्चों इसका सही आंसर जाएगा मटेरियल रिमूवल इज नॉट अलाउड, ऑप्शन नंबर बी। तो जब इसमें बीच में सर्कल होता है तो मटेरियल रिमूवल नॉट अलाउड, लेकिन अगर ये ऐसे बना होता, ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है कि मटेरियल रिमूव अलाउड, तब आंसर जाता इसके साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ। ये सब डायग्राम आप लोग को याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आइए अगला, ये लो बताओ। नेक्स्ट सवाल देखो आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी रफनेस ग्रेड संख्या 6.3 है? अरे 6.3 पूछ रहा है ना, ये देखो 6.3 मैंने अभी बनाया N9। ओके, तो इसका आंसर बताइए किसके साथ जाएगा? सीधा सीधा N9 के साथ जाएगा, बस कुछ करना ही नहीं। नेक्स्ट आइए अगला, किसी भी स्नेहन का महत्वपूर्ण गुण बताइए। हाँ बच्चा, ये क्लास ALP के लिए ही है। ठीक है, तो बच्चों किसी भी स्नेहन का महत्वपूर्ण गुण बताइए। ध्यान रखना, जितने भी हमारे लुब्रिकेंट होते हैं, हर एक लुब्रिकेंट के पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो दो मिलने वाले पार्ट के बीच घर्षण को कम कर सके, और ये तभी पॉसिबल है जब उसके पास गाढ़ापन होगा, विस्कोसिटी होगी। तो किसी भी लुब्रिकेंट की सबसे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लुब्रिकेंट होती है ना, मतलब विस्कोसिटी होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट आइए अगला, बताओ बच्चों अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, रेडिएटर का बताइए कार्य क्या है। बोलिए सर, क्या बोले भाई? रेडिएटर का कार्य क्या है? हरा बच्चों, रेडिएटर ना हमारे कूलिंग सिस्टम में लगाया जाता है। और रेडिएटर का मतलब क्या होता है? और सर साइंस की क्लास कब से होगी? आज बस GDC की लास्ट क्लास है, और कल नहीं, मंडे से हम लोग साइंस की क्लास करेंगे, मंडे से। तो रेडिएटर का बताइए मेन कार्य क्या है? तो बच्चों ध्यान रखना, रेडिएटर का मेन काम ये होता है कि जो भी हमारे पानी है उस पानी को ठंडा करना, जो इंजन से गर्म पानी आया उस पानी को ठंडा करना। तो पहला लिखा है इट लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ इंजन कूलेंट, यह इंजन के शीतलक को, तापमान को कम करता है। यही सही है, तापमान को कम करना सर, यही तुम्हारे रेडिएटर का मेन काम होता है। और रेडिएटर की जो ट्यूब्स होती हैं वो कॉपर की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? कॉपर की। ऑप्शन नंबर ए। यह इंजन शीतलक को एक स्थिर तापमान, नहीं भैया स्थिर तापमान नहीं, तापमान को कम करता है। ऊपर होता है गर्म पानी, नीचे आता है ठंडा पानी, बीच में रेडिएटर। नेक्स्ट आइए, तेल की चिपचिपाहट आप बताइए इनमें से किस विस्कोमीटर से मापी जाती है ना? अरे भाई, विस्कोसिटी मापने के लिए विस्कोमीटर लगे होते हैं। ध्यान रखना, जो हमारा तेल होता है ना, तेल की चिपचिपाहट यानी विस्कोमीटर, विस्कोसिटी, वो हमेशा मापी जाती है रेड वुड विस्कोमीटर से। सिर्फ आपको रेड वुड विस्कोमीटर बताना है, उसके अलावा और कुछ नहीं बताना। ठीक है, तो जितने भी हमारे ऑयल्स वगैरह होते हैं उसकी विस्कोसिटी रेड वुड विस्कोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, पढ़िए भाई जल्दी से, है ना। सनी हम लोग साइंस की क्लास को मंडे 16 तारीख से करेंगे दोस्त। कल मुझे GDC का पेपर पूरा सॉल्व कराना होगा। चलो अगला सवाल बताइए। तो नेक्स्ट सवाल देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि घर्षण तब होता है जब सतह चिकनी और अत्यधिक पॉलिश होती है। मतलब आपने सतह को चिकना कर दिया और अत्यधिक पॉलिश कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सतह बहुत ज्यादा चिकनी हो गई, अत्यधिक पॉलिश वाली हो गई, तो घर्षण हमारा बताइए क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। घर्षण हमारा कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए, हाउ द पिस्टन स्ट्रोक इज डिफाइंड एज। हरा पिस्टन का स्ट्रोक कैसे डिफाइंड होता है? स्ट्रोक समझते हैं ना, TDC से BDC तक की दूरी स्ट्रोक होती है। बच्चों याद रखना, जो पिस्टन का स्ट्रोक होता है, जिसको आप स्ट्रोक लेंथ भी कह सकते हैं, यह हमेशा ट्रेंट रेडियस का डबल होता है।
पिस्टन का स्ट्रोक हमेशा ध्यान रखना ट्रेंट रेडियस का डबल होता है। और बच्चों ट्रेंट रेडियस को हम लोग एक नाम से जानते हैं, ध्यान रखना ट्रेंट रेडियस को ही बताइए किस नाम से जाना जाता है, थ्रो के नाम से जानते हैं, है ना। तो पिस्टन का जो स्ट्रोक है वो थ्रो का क्या होता है, डबल होता है, ट्रेंट रेडियस का डबल होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा डबल द थ्रो। नेक्स्ट आइए बोल्डन गेज। आप मुझे बताना है बोल्डन गेज का उपयोग क्या है ना। बच्चों याद रखना जब भी कभी बोल्डन गेज का सवाल आ जाएगा तो बोल्डन गेज ना एक तरह का प्रेशर मापने वाला डिवाइस है और ये मैकेनिकल गेज के नाम से भी जाना जाता है। बोल्डन गेज का दूसरा नाम मैकेनिकल गेज होता है और ये क्या बताता है तो कह देना ये प्रेशर बताता है बोल्डन गेज। ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट आइए बताइए वेयर द फ्लाई व्हील इज फिटेड। आप मुझे बताओ इनमें से कहां पर फ्लाई व्हील लगाई जाती है, इनमें से कहां पर फ्लाई व्हील लगाई जाती है। तो बच्चों ध्यान रखना जब फ्लाई व्हील के बारे में आ जाएगा ना तो फ्लाई व्हील हमेशा लगाई जाती है ट्रेंड शाफ्ट में। अरे मैंने डायग्राम में भी दिखाया था कि ट्रेंड शाफ्ट में सबसे किनारे साइड लगाई जाती है फ्लाई व्हील। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए अगला सवाल बताइए फ्लैंज कपलिंग में कौन सा सबसे कमजोर अंश है। तो बच्चों जब भी कभी हम फ्लैंज कपलिंग या कपलिंग की डिजाइन करते हैं तो उसमें देखो शाफ्ट भी होती है, कपलिंग भी होती है, की भी होती है और इनमें से सबसे जो कमजोर होता है बोल्ट भी होता है, लेकिन सबसे जो कमजोर होता है जिसका फेलियर सबसे पहले होता है तो कह देना वो हमारा होता है टी कुंजी। सर कुंजी का फेलियर सबसे जो है पहले होता है। नेक्स्ट आइए फीलर गेज। बच्चों बोला जा रहा है कि फीलर गेज की मानक लंबाई कितनी है ना। आपने फीलर गेज देखा है क्या। फीलर गेज दो मिलने वाले पार्ट के बीच का गैप बताता है। फीलर गेज के द्वारा मिनिमम 0.03 mm से लेकर कितने mm तक 8 mm तक की मोटाई मापी जा सकती है। फीलर गेज में ध्यान रखना 0.03 mm से लेकर 8 mm तक की मोटाई मापी जा सकती है। फीलर गेज की जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है वो 100 mm होती है। कितनी होती है 100 mm। याद रखिएगा दो मिलने वाले पार्ट के बीच का गैप बताता है फीलर गेज। नेक्स्ट आइए बताओ अगला सवाल नंबर ऑफ टीथ नहीं लिखा, नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच कैन बी चेक्ड विद हरा, मतलब नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच। एक्चुअली में ये क्या है, ये पिच है। जब मैं कहता हूं 4 TPI 10 TPI तो इससे हम पिच निकालते हैं। तो नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच ये क्या बता सकती है आपको, सर ये पिच बता सकती है। और पिच निकालने के लिए हम क्या बताते हैं, स्क्रू पिच गेज यूज करते हैं, है ना। जैसे कि मैं कह दूं कि मेरे पास एक चूड़ी है जो 4 TPI की है। 4 TPI का मतलब होगा 4 थ्रेड पर इंच, है ना। मेरे भाई 4 TPI की है तो बताइए इसका पिच कितना हो जाएगा। सर इसका पिच हो जाएगा 8/4 इंच, ये मतलब होता है। अब पिच है तो थ्रेड पिच गेज। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट टाइम गहरे पानी के नीचे काटने के लिए बताइए किस तरह की गैस का प्रयोग करते हैं। मतलब ये है अंडर कटिन, मतलब कटिन अंडर वाटर, पानी के अंदर कटिंग करनी है। तो पानी के अंदर जब भी कभी हमें कटिंग प्रोसेस करना होता है ना मेरे दोस्त, तो वहां पर हम लोग एक गैस इस्तेमाल कर सकते हैं और वो गैस बताइए कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस, है ना। तो हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल हम लोग हमेशा रखना पानी के अंदर कटिंग के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए सवाल देखिए अगला। बच्चों अगला सवाल लिखा हुआ है ट्रिपल थ्रेड स्क्रू पर क्या होता है। अरे सर ट्रिपल थ्रेड स्क्रू है। अगर ट्रिपल थ्रेड स्क्रू है तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो लीड होगी वो पिच की 3 गुनी होगी। तो इस सवाल का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ कि लीड का मान पिच का 3 गुना होगा क्योंकि ट्रिपल थ्रेड है ना। बच्चों ये टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड का सवाल है। बच्चों टेपर टर्निंग आपने की होगी, नहीं की है तो एक मिनट सुन लीजिए। जब आप लोग टेपर टर्निंग करते हैं ना तो टेपर टर्निंग करते समय हम लोग अपने टेल स्टॉक को थोड़ा सा ऑफसेट दे देते हैं। ऑफसेट का मतलब साइड खिसका देते हैं, है ना। बच्चों टेल स्टॉक को ऑफसेट देते हैं और टेल स्टॉक का जब ऑफसेट निकालना होता है एस, टेल स्टॉक का क्या निकालना होता है, ऑफसेट निकालना होता है एस। वो फॉर्मूला होता है कैपिटल एल इंटू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइड बाई 2L। यह फॉर्मूला होता है ना। सर कैपिटल एल कितना है, सर कैपिटल एल लिखा है। अच्छा लंबाई के बारे में इन्होंने क्या बोला है,
एक घुमावदार, अच्छा इन्होंने इस बार डायरेक्ट टेपर दे दिया, सॉरी, जब टेपर दिया जाता है तो टेपर दिए जाने के केस में ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है L/2 इंटू टेपर, है ना। जब आपका टेपर दिया जाता है तो टेपर दिए जाने के केस में ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है L/2 इंटू टेपर, याद रखिएगा। तो कितना ऑफसेट देना है सर, 200 mm हमारा लंबाई है बटे 2, टेपर 8/50, भाई टेपर 1:50 है ना, तो 1:50 तो हम 8/50 कहेंगे। तो जब टेपर दिया जाता है तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। तो मेरे दोस्त यहां से निकाल दे, देख लीजिए, तो 200/100 हमारा, इसका मतलब ऑफसेट कितना आ गया, ऑफसेट हमारा आ गया 2 mm का। ऑप्शन नंबर हमारा बी सवाल का सही उत्तर होगा, बी। ठीक है, चलो आ जाइए नेक्स्ट, अगला सवाल बताइए, आंसर दीजिए। बच्चों बोला जा रहा है ट्विस्ट ड्रिल की पूरी लंबाई पे प्रदान किए जाने वाले खांचे को किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपके सामने ट्विस्ट ड्रिल दिखाया गया है ना, याद रखना इस ट्विस्ट ड्रिल में हम लोग इस तरह से छोटे छोटे खांचे देते हैं। बच्चों इन छोटे छोटे खांचों को देने का एक रीजन होता है जिससे कि हमारा कूलेंट अंदर जा सके, और चिप, जो चिप कट रही है वो चिप बाहर आ सके। तो कूलेंट को अंदर जाने के लिए, चिप को बाहर आने के लिए खांचे दिए जाते हैं। इन्हीं खांचों को हम क्या नाम से जानते हैं, फ्लूट्स के नाम से जानते हैं। बोलो भाई, बात सब तो क्लियर है ना। तो फ्लूट्स ध्यान रखना हमारे इसी में होती है, किसमें, ट्विस्ट ड्रिल में। ट्विस्ट ड्रिल हमेशा एक मटेरियल का बनाया जाता है जिसको बोलते हैं हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, बताओ अगला, साइनाइडिन और नाइट्राइडिन किसके दो तरीके हैं। साइनाइडिन और नाइट्राइडिन इनमें से कौन से दो तरीके हैं। तो बच्चों ध्यान रखना साइनाइडिन और नाइट्राइडिन जो है ना, ये केस हार्डनिंग के दो तरीके हैं, जिसमें हम लोग सरफेस के अंदर नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों चीजें अंदर डालते हैं, पेनिट्रेशन करते हैं ना। जैसे कार्बोराइजिन हो गया, नाइट्राइडिन हो गया, साइनाइडिन हो गया, ये सब केस हार्डनिंग है। अगला सवाल देखिए, ये लास्ट सवाल होगा 75 में से। एक छेद जो घटक की पूरी लंबाई के माध्यम में नहीं बनाया जाता, है ना। देखो दो तरह के होल होते हैं सर, एक वो होल होता है जो पूरी लंबाई में नहीं बनाया जाता, दो तरह के होल होते हैं, जो एक वो होल होता है जो पूरी लंबाई में नहीं बनाया जाता। ये देखिए बच्चों, जो होल पूरी लंबाई में नहीं बनाया जाता सर, उसको बताइए किस नाम से जाना जाता है, ब्लाइंड होल कहते हैं, ब्लाइंड होल। और याद रखना जो होल पूरी लंबाई में बना दिया जाए, जो होल पूरी लंबाई में बना दिया जाए, ऐसे ऐसे, बताइए उसे किस नाम से जाना जाता है सर। उसे भी एक नाम से जाना जाता है सर, उसे बोलते हैं थ्रो होल, उसे बोलते हैं थ्रो होल, है ना। तो बताइए इस सवाल का सही आंसर किसके साथ जाना चाहिए, पूरी गहराई के माध्यम से नहीं बनाया जाता सर, वो होल कहलाता है ब्लाइंड होल। ठीक है, तो यहां पर आज हम लोगों ने डीजल मटेरियल जो 10वां सेट था वो सेट कंप्लीट कर लिया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा सब कुछ। और कल आप लोगों का पेपर है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो। ऑल द बेस्ट, है ना। अच्छे से पेपर दीजिए और कल जैसे ही पेपर हो वैसे ही आप मुझे फोन कीजिए, टीम को बताइए कि कैसा रहा आपका पेपर। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू।